again a full week of many things that happen in the world of sports. क्रिकेट में भाई हम लोग सीरीज हार गए, जो कि मतलब इट इज डिजास्टर्स एक्चुअली. 3-0 सोच रहे थे जीतने का. 3-0 सोचे तो 2-0 हार गए. मतलब आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आपने ऐसी सीरीज देखी जाकर इंडिया ने एक भी मैच नहीं जीता. तो बहुत बड़ी बात थी एक्चुअली में. एंड फुटबॉल में ट्रांसफर मार्केट एज वी नो चल रहा है. एक 10 दिन में प्रीमियर लीग स्टार्ट होने वाली है एंड उसके साथ ही साथ फिर सारी लीग्स भी स्टार्ट हो जाएंगी. सो देयर आर कपल ऑफ important players जिनका ट्रांसफर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वेयर दे कैन पॉसिबली लैंड इन द नेक्स्ट सीजन. बट स्टार्टिंग विद क्रिकेट में हम लोग को 2 सेगमेंट्स करने हैं आज. सबसे पहले हम लोग जो ये सीरीज हुई है ओडीआई की, इस समय क्या लेसन्स मिले, हमने क्या टैक्टिकली समझा, वो जानने की कोशिश करेंगे. 7 पॉइंट्स हैं. और ये मैंने जनरली बता रहा हूँ, कई लोग कमेंट भी कर रहे थे कि ये किसी के ऊपर डिगे क्या है. भाई वो सही में बस निकल गया. हाँ, क्या करें यार. तो 7 पॉइंट्स उसके. एंड फिर हम लोग हर प्लेयर की परफॉर्मेंस रिव्यू को भी एक बार चेक करेंगे कि कैसी रिपोर्ट रही. बट कमिंग टू द फर्स्ट सेगमेंट, ये सीरीज खत्म हो गई है. हम लोग 2-0 हार चुके हैं. 27 साल बाद हम लोग ओडीआई सीरीज को ही हारे श्रीलंका से. क्या लोग जो कह रहे हैं कि भाई गौतम गंभीर का जीजी एरा जो था, उसके स्टार्ट कैसे सोची थी और कैसे हो रही है यार, एक्सपोज हो गया है और सिर्फ कमेंट्री करनी चाहिए थी, ओडीआई में बहुत बेकार है, बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस आ रहे हैं. क्या हमें उनको कुछ भी फॉर्डर देना चाहिए, कुछ भी उनको उन एलिगेशंस को सुनना चाहिए, बेसिकली रिस्पेक्ट करनी चाहिए? सी, अगर जो लोग कह रहे हैं कि स्टार्ट कैसा सोचा था और कैसा हुआ, अगर सिर्फ इस चीज़ पे आप कह रहे हो तो ठीक है, इट्स फेयर. मतलब सबके अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है, उसके अकॉर्डिंगली आई डोंट थिंक किसी ने भी सोचा था कि हम लोग श्रीलंका से ओडीआई सीरीज हार जाएंगे, रिगार्डलेस कोई भी कोच होता. दैट इज द ब्यूटी, दैट इज हाउ स्ट्रॉन्ग इंडियन क्रिकेट इज, कि यूजुअली कोई भी नया मैनेजर आता है उसके बाद भी ही हैज़ द कैपेबिलिटी एंड द कैलिबर विद द गिवन टीम कि वो मतलब वाइट वॉश कर सकता है सीरीज को. सो इफ अगर वहाँ तक क्रिटिसिज्म इन्वॉल्व है तो ठीक है, इट्स फेयर. मतलब सबकी एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक जो भी लोग लॉजिकली सोच रहे, सबके दिमाग में ये चीज़ थी कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स दैट विल हैपन अंडर जीजी. एंड वो चीज़ हमें देखने को मिली है. एंड वही उन सब अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को परफेक्ट करने में इट टेक्स टाइम. सो एज रोहित शर्मा सेड कि इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग कंप्लेसेंट. व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर इंडिया यू कांट बी कंप्लेसेंट, बट वी विल लूज अ सीरीज, ऑड सीरीज हियर एंड देयर. सो मतलब आपको सब पे अपना अपना डिपेंड करता है. किसी को ध्यान देना तो दे सकते हो, बट देन वो बेवकूफ़ी होगी. भाई मेरा बहुत सिंपल ओपिनियन है. ऑलमोस्ट 2 साल से हम लोग बना रहे हैं वीडियो. जो पहली वीडियो थी ना, वो भी जाके देख लो. हमने तब भी सेम बात कही थी और आज भी सेम बात ही कहेंगे. चाहे गौतम गंभीर हो कोच, चाहे कोई और हो, अगर बायलैटरल्स हार रहे हो उसमें इतना स्ट्रेस किस बात का है? अभी तक सबका रोना ये था कि वर्ल्ड कप नहीं जीत रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, ट्रॉफीज नहीं आ रही. अब आ गया तो अब बायलैटरल्स के ऊपर शिफ्ट हो गया वो सारा ब्लेम. मुझे ऐसा लगता है कि एक सर्टेन सेक्शन ऑफ क्राउड होता है जिसको हर बात पे सिर्फ रोना ही होता है, हर बात पे सिर्फ क्रिबी करना होता है. तो उनको तुम कभी भी खुश कर ही नहीं सकते हो. बट मेरी अपील टू द जनरल ऑडियंस ये होने वाली है कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है वो मत भूलो. वो है कि हमें ट्रॉफीज जीतनी है. अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है, अगर उसमें हम लोग डोमिनेट नहीं कर पा रहे, तो क्वेश्चन उठने वैलिड है. बट उस ट्रॉफी को जीतने के लिए, उस टूर्नामेंट में डोमिनेट करने के लिए जो वहाँ तक पहुँचना है, उस प्रोसेस में ऐसे एक्सपेरिमेंट करने ज़रूरी हैं. और उस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में कई बार हम हारेंगे भी. तो उसमें आपको क्या इतना इशू है कि अगर आपको एक्सपेरिमेंट करा भी जा रहे हो, वो फेल हो गया, तो चलो ऐसी तो साइंटिफिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है कि आपने एक चीज़ करी टेस्टिंग, वो नहीं हुई, हाँ ट्रायल एंड एरर तो करना ही पड़ेगा. तो मुझे लगता है कि लेट्स नॉट ब्लो दिस आउट ऑफ प्रपोर्शंस. ज़रूरत से ज़्यादा इसको जो है बढ़ाया ना जाए कि भाई हार गए तो बहुत बड़ी बात हो गई है, ऐसा कैसे हो सकता है, बहुत ही बकवास क्रिकेट खेल रही है. काफ़ी अलग अलग चीज़ों पे एक्सपेरिमेंटेशन हुआ और हम लोग सीखेंगे अभी जो पॉइंट्स हम लोग बात करने वाले. तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को अगर हम लोग हार गए कोई फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है इससे. पर क्या इसका मतलब ये है कि हम हर चीज़ को इग्नोर ही कर दें? क्योंकि फिर वो भी अलग एक्सट्रीम है जो कि ब्लाइंडली सिर्फ गौतम गंभीर को या फिर रोहित शर्मा को सपोर्ट कर. आई थिंक लोग यही करते हैं कि अगर हम लोग एक साइड ले लेते ना, अगर हमने ये चीज़ बोल दी कि बायलैटरल्स को इतना महत्व मत दो, आवर मेन एम इज द वर्ल्ड कप, देन सब लोग एकदम ही एक्सट्रीम पे जाए, कहते हैं नहीं भाई तो अगर आप ओडीआई रैंकिंग में इतना गिर जाओगे तो फिर आप क्वालिफाई कैसे करोगे इन सब चीज़ों के लिए. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट भाई, कि मतलब आप एकदम इग्नोर ही कर दो किसी चीज़ को.
एक वो बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, बट देन अगेन यू हैव टू नो कि अगर आप सारी बायलैटरल्स जीत के भी अगर आप एंड में वर्ल्ड कप जीत जाते हो तो फिर किंग आप ही हो भाई, फिर वो बायलैटर वाला नहीं, नहीं मेरा पॉइंट ये कहने का कि जो दूसरे एंड पे लोग हैं जो कि सिर्फ ब्लाइंडली गौतम गंभीर को या फिर किसी भी प्लेयर को सपोर्ट कर रहे हैं कि कुछ भी करते रहो, कि भाई मतलब हार गए सीरीज कोई बात नहीं, सब अच्छा हो जाएगा, अभी सपोर्ट करते रहो, वो भी गलत है। आई थिंक कुछ क्वेश्चंस तो उठने बनते हैं, तो वो करने का पॉइंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो तुम कह रहे थे अभी, अच्छा, बट अब हम लोग लेसन्स पे आते हैं, उन 7 लेसन्स पे हमने क्या सीखा यहाँ पे। सबसे पहला जो लेसन है, एंड इन्हीं लेसन्स में कई सारी ऐसी कमियां भी निकलेंगी जो कि हमें पॉइंट आउट करनी है। नथिंग इज परफेक्ट। सबसे पहले तो था कि गौतम गंभीर के अंडर क्लियरली बहुत ज़्यादा एम्फोसिस है ऑलराउंडर्स पे, एंड मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट होने वाला है अगले 20 साल में क्रिकेट के लिए। तो मैं इसको फुल्ली सपोर्ट करता हूँ, चाहे उसमें 4 ऑलराउंडर टीम में खेलें चाहे 6 खेलें, जितने ऑलराउंडर्स आप डेवलप कर सकते हो और इन्हीं सीरीज में डेवलप करोगे और कहीं टाइम मिलेगा नहीं। राइट। तो उसके लिए अगर आप सीरीज हार भी रहे हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने देखा कैसे पहले 2 ओडीआईज में 8 बैटर और 6 बॉलर का टेम्पलेट था, लास्ट ओडीआई में आते आते 9 बैटर्स हो गए। आई थिंक वो बहुत ही क्लियर है। हाँ, मतलब ऑलराउंडर्स की अप्रोच आपको चाहिए ही होगी, एंड वी हैव डिस्कस्ड इन मेनी पॉडकास्ट बिफोर एज वेल कि T20s ODI का भी फ्यूचर अल्टीमेटली वैसा ही जाने वाला है। जितने ऑलराउंडर्स होंगे टीम के अंदर उतना बेटर होगा, एंड दैट इज व्हाट आई थिंक वी ऑल एक्सपेक्टेड एज वेल। जीजी के अंदर ये चीज़ होगी। जैसे IPL रहा था उसका, इट वॉज वेरी एविडेंट कि ही प्लेज अ लॉट ऑफ एम्फोसिस ऑन द डेप्थ इन द स्क्वाड, डेप्थ इन द प्लेइंग 11, एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग अंडर हिम। तो और वो डेप्थ जरूरी क्यों है? बिकॉज आपको जिस ब्रांड का क्रिकेट खेलना है उसके लिए डेप्थ होनी चाहिए, वरना आप सर्वाइव कर नहीं पाओगे। तो आई थिंक मैं इस पॉइंट के तो फुल सपोर्ट में हूँ। मुझे लगता है कि गौतम गंभीर ने ये एक पॉजिटिव चेंज लेके आया है। T20 में तो हमें काइंड ऑफ दिखना शुरू हो गया था राहुल द्रविड़ के अंडर, बट ये आगे जाते जाते ODIs में भी ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि मैंने पिछले पॉडकास्ट में कहा था जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ODIs जो है T20 का ही एक एक्सटेंशन बनता हुआ जा रहा है, कि एक T20 को एक्सटेंड करके 50 ओवर तक खींच दो तो वो ODI बन रहा है। पहले क्या होता था, टेस्ट मैच को छोटा करके जो मैच बनेगा उसको ODI कहते थे। तो वो एक परसेप्शन में चेंज आया है, उसके लिए हम लोग को ये अडाप्ट करना पड़ेगा। ये अभी बाकी टीम्स में इतना नहीं हो रहा है, सरप्राइजिंगली इंडिया पहले कर रही है, इस रेवोल्यूशन को लीड कर रही है, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ को। सेकेंड पॉइंट विच इज़ की, हाँ बॉलिंग पे आते ज़रा। हमने कहा, कई लोगों ने कहा कि भाई देखो पेसर्स तो अच्छा नहीं करे, अर्शदीप को तो ड्रॉप ही कर दिया लास्ट मैच में, सिराज ने भी कुछ खास नहीं करा। राइट। जो मुझे लगता है सिराज की सबसे बड़ी हाईलाइट थी इस सीरीज की, वो थी जब 3rd ODI में वो लड़ाई कर रहा था। उसमें भी उस मैच में उसने 1 विकेट लिया, पता नहीं 70-80 रन खाए उसने 9 ओवर। बहुत एक्सपेंसिव था। फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था भाई उसके चेहरे पे। नहीं, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा इस बात पे। मुझे लगता है कि इट वाज आल्सो टैक्टिकल मूव। क्लियरली रोहित शर्मा ने उसको नॉट दी होगी इस बात पे, वरना वो खुद अपनी मर्जी से तो ये सब नहीं करेगा। और वो सब जरूरी होता है, कई बार विकेट को निकालने के लिए बैट्समैन के दिमाग के साथ खेलना पड़ता है, स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है। तो मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ कि उसने ये चीज़ करी। जब आप अपने बैट या बॉल के स्किल से आप नहीं इंड्यूस कर पा रहे विकेटें, कि भाई पिच सपोर्ट नहीं कर रही है, तब ज़रूरी हो जाता है कि आप और भी बेहतर यूज़ करो, जो कि रूल्स के अंदर अलाउड है। भाई कंट्री को जिताने के लिए जो करना पॉसिबल है वो करना पड़ता है। तो मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को। पर वही उसकी सबसे बड़ी हाईलाइट थी, ये एक बुरी बात है कि आपकी जो अल्टीमेटली आपके हाथ में जो बॉल है जिसको बातें करनी चाहिए वो नहीं कर रही थी। सेम विद वही कोहली का भी एम ही मारा ना कि डेथ स्टेयर्स इन द सीरीज 1 जब वो बैटिंग करते देता है, एंड 50s इन द सीरीज 0। हाँ, उसके ऊपर भी चलो बात करते हैं अभी, कोहली के ऊपर भी। बट चलो ये पेसर्स की तो बात हो गई, हमें पता था कि इन्हें अंडर परफॉर्म करा है, हमें स्पिनर से भी कुछ खास नहीं करा है। मतलब सबसे बड़ी बात यही है। आई थिंक वही है कि मतलब श्रीलंका ने, जैसे उनके बाद में कमेंट्स भी आए जिस लेवल के, ठीक शाना वगैरह, तो जैसे कमेंट्स आई होप दैट ही गेट्स बूड इन द IPL। क्या करा? अरे कुछ वैसे ही कहा था कि आई नो उनका गेम अभी स्पिन के अगेंस्ट उतना खास नहीं है, पर सच है ये। हाँ, जो भी है बोल तो दिया उसने, बट आई होप कि कुछ रिपोर्कशन होगा इस चीज़ का। बट रिगार्डलेस मतलब आई थिंक कि स्पिनर्स ने जो काम जितना अच्छा उन लोगों ने खेला है, श्रीलंका ने डेफिनेटली दे वर द बेटर टीम। बोथ बैटिंग, आई थिंक बैटिंग भी जो उनकी अप्रोच थी स्पेसिफिकली, जिसके बारे बाद में कॉमेंटेटर्स ने भी बोला था, आई थिंक आई हाईली अप्रिशिएट जिस तरीके से उन लोगों ने अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज का इंप्लीमेंट करके कितना अच्छा स्कोर खड़ा करा था। बट हाँ, हमारी बॉलिंग भी, इवन स्पिन वॉज नॉट एज गुड एज देयर बॉलिंग। हमारा जो टॉप विकेट टेकर है वो वॉशिंगटन सुंदर है, आई थिंक 5 विकेट लिए 3 मैच में। अभी हम लोग जब परफॉर्मेंस रिपोर्ट करेंगे तो मैं स्टैट्स एग्जैक्टली निकाल दूंगा। कुलदीप यादव कितने विकेट नहीं है, अक्षर पटेल कितने विकेट नहीं है। अब इसमें 2 पॉइंट्स आप कंसिडर कर सकते हो। पहला पॉइंट ये कि भाई इंडिया की बार बार टॉस हार के पहले बॉलिंग आ रही थी,
और पिच सेकंड इनिंग्स में ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, ज़्यादा टर्न हो रही थी बैटर्स के लिए, तो तब स्पिनर्स हमारे अगर बॉलिंग करते हैं तो उनको और विकेट मिलते हैं। तो एक पॉइंट शायद ये हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये कि शायद इंडियन बैट्समैन का जो स्पिन का जो लेवल है अभी खेलने का, वो भी एक पॉइंट आएगा आगे, वो अभी श्रीलंकन बैटर्स से भी ख़राब है, विच इज़ वाई शायद श्रीलंका के बॉलर्स अगर उतने अच्छे ना भी रहे होंगे लेकिन इंडियन बैटर्स उनको विकेट दिए हैं। ये बहुत डिबेटेबल पॉइंट है, मैं शायद इससे पूरा अग्री भी नहीं करता हूँ, बट ये दो ही रीज़न हो सकते हैं आप सोचने के लिए अगर सोचना चाहो तो। और मुझे लगता है पहले रीज़न का थोड़ा बहुत तो है रूल, अगर टॉस हम लोग जीत के हमारी बॉलिंग बाद में आ रही होती है, हम पहले बैटिंग करते हैं, तो मुझे लगता है हमारे स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट तो ज़रूर मिलते हैं, पर उसके बावजूद जितने हमने विकेट लिए हैं पहले बॉलिंग करते हुए भी वो भी कम है। मुझे लगता है हमारे स्पिनर्स ने उस लेवल पे परफॉर्म करके नहीं दिया, क्योंकि इकोनॉमी तो पता सबकी बड़ी अच्छी है, 3.5-4 की है, पर बात वही है कि ऐसे पिचेस पे जहाँ पे लोग खेले वहाँ पे एवरेज स्कोर ही 240 का है, तो इतना तो एक्सपेक्टेड ही था। तो पेसर्स ने परफॉर्म नहीं करा सो नहीं करा, हमारे स्पिनर्स ने परफॉर्म नहीं करा, वो एक मुझे लगता है एक सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हमारे श्रीलंका में होते हैं, पाकिस्तान में तो नहीं होने वाले, तो वहाँ पे फिर आप एक्सक्यूज नहीं दोगे ना कि चैंपियंस ट्रॉफी में टॉस जीत गए होते तो हमारे स्पिनर्स अच्छा कर लेते, तब तो हमें तैयार रहना पड़ेगा हर भी चीज़ के लिए। तो मुझे लगता है वो एक पॉइंट है जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए जब घर पे हमारी इंग्लैंड के साथ ओडीआई सीरीज होगी अगले साल। उसको भी बाद में 6 महीने हैं भाई। हाँ, अब तो बहुत टाइम, 2024 में और कोई ओडीआई नहीं है ना। हाँ, तो भाई इसमें भी भाई बड़ा यू कैन से थोड़ा क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट वही है कि ऑलरेडी वर्कलोड इतना ज्यादा है प्लेयर्स का कि मुझे लगता है T20 थोड़े काट देने चाहिए। हाँ भाई, मतलब 2 साल बाद है वो, चैंपियंस ट्रॉफी अभी आ रही है एंड मतलब 2 ओडीआई सीरीज हमें खेलने को मिली है। किसी के साथ भी चाहे कुछ नहीं होता तो अफगानिस्तान के साथ रख देते भाई, किसी भी टीम के साथ रख देते, बड़ी आसानी से आप 40 T20 की जगह 34 कर लेते और 3-3 ओडीआई की 2 सीरीज और बीच में डाल देते। हाँ, डेफिनेटली हर 2 महीने में रेगुलर इंटरवल्स पे। पर चलो ठीक है, अब जो भी वो तो हमारे हाथ में है नहीं, पर ये मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा होने वाला है, अगर बुमराह जब भी आएगा वापस आएगा, अर्शदीप मुझे लगता है पहला बंदा होने वाला है जो बाहर होगा। गौतम गंभीर के अंडर छोड़ो, हमने राहुल द्रविड़ के अंडर भी देखा था वर्ल्ड कप में कि सिर्फ 2 ही पेसर्स खेल रहे थे और बाकी सारे ऑलराउंडर्स थे। वो मुझे लगता है वो सही तरीका है, वही रहना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये, शमी का एक्सपेक्टेड है शायद बांग्लादेश वाली सीरीज में वापस आ जाएगा। अभी जैसे आसार लग रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि स्टार्टर शमी होगा। ये पॉइंट बीइंग कि सिराज और अर्शदीप जो कि हमारे 2 मेन बॉलर्स थे इस सीरीज के, फास्ट बॉलर्स, वो दोनों शायद हमारी मेन टीम में स्टार्ट भी नहीं करेंगे। उसके बारे में क्या लगता है? सिराज से तो आई थिंक थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था एंड ऑब्वियसली अंडर डिलीवर्ड। ईदर वे आई थिंक पॉइंट वही है सिराज का भी कि एट दिस पॉइंट ऑल्सो बुमराह तो चलो स्टार्टर है ही, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट इवन शामी अगर लेके चलेंगे तो ही इज राइट नाउ बेटर देन सिराज। ऑल्दो इट डिपेंड्स कि अब वो कैसे रिकवरी होके कैसे परफॉर्म करता है, हाउ मच टाइम ही टेक्स, ग्रांटेड नहीं ले सकते। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन दैट, बट एज ऑफ नाउ ऑल्सो अगर मुझे टीम बनानी है, आई हैव टू पिक बिटवीन शामी एंड सिराज, आई विल पिक शामी। सो मतलब मुझे लगता है कि ऐसे तो ग्रांटेड नहीं ले सकते भाई, पहले देखना पड़ेगा कैसी बॉलिंग कर रहा है। अरे फिर तो कुछ भी ग्रांटेड नहीं ले सकते। ऐसे तो सिराज का भी रिकॉर्ड अच्छा ही था श्रीलंका अगेंस्ट, तो नहीं तो हमने देख लिया ना, लेकिन हमें डेटाबेस तो चाहिए भाई। इंजरी के बाद अगर कोई बंदा आ रहा है तो हम सीधा थोड़ी स्टार्ट करा दो। सिर्फ 3 मैचेस के बेसिस पे हम लोग थोड़ी कह सकते अब सिराज गंदा ही बॉलर हो गया। सिर्फ 3 मैच के बेसिस पे कहीं नहीं रहे। पिछला वर्ल्ड कप देख लो, पिछले वर्ल्ड कप में ही वाज वन ऑफ आवर वर्स्ट बॉलर्स। पिछले 1-2 साल से उसका फॉर्म काफी खराब चल रहा है। पिछले वर्ल्ड कप क्या T20 वर्ल्ड कप की बात करें, ओडीआई वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं भाई, याद करो। ठीक है, फिर तो मतलब हम लोग ये कह ही नहीं सकते किसी भी एंगल से कि अगर शमी इंजरी के बाद अपने लेवल पे है तो सिराज स्टार्ट करना चाहिए, बट शामी को हम लोग ग्रांटेड थोड़ी दे सकते हैं पॉइंट। मतलब ग्रांटेड नहीं दे सकते, बट अगर ये दिस इज जस्ट अ फिगर ऑफ स्पीच, अगर राइट इफ आई हैव टू पिक अ प्लेयर तो मैं उसको लास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे तो पकड़ूंगा, नहीं ये थोड़ी पकड़ूंगा भाई। अगर बंदा 1 साल के बाद ऑलमोस्ट इंजरी से आ रहा है, ओ भाई मैं ओडीआई टीम नहीं बना रहा हूँ बैठ के इंडिया की, तो मैं अपनी टीम की बात कर रहा हूँ। नहीं तो अबे तो हमें बात तो ओडीआई टीम की करनी है। मैं राइट नाउ अगर इफ आई हैव टू पिक ऑन द कैलिबर ऑफ द प्लेयर तो मैं कह रहा हूँ मैं शामी पकड़ूंगा, मैं थोड़ी जाके गौतम गंभीर के साथ तो मैं टीम बना रहा हूँ बैठ के रिटायरमेंट से ले आऊँ, वो बात नहीं है। पॉइंट अभी ये है कि अगर कोई प्लेयर इंजरी से आ रहा है तो उसको हम लोग तुरंत थोड़ी टीम के अंदर डाल सकते हैं। ये गलती हमने ऋषभ पंत के साथ करी। हमें हर प्ले को एटलीस्ट एक डेटाबेस देना पड़ेगा। आई थिंक टेस्ट मैचेस जो भी होंगे
उसमें हम टेस्ट कर सकते हैं उसको 1-2 टेस्ट मैचेस के लिए, बिकॉज बांग्लादेश जैसी टीम आ रही है। अब अभी हम वैसे हम लोग कहने को तो श्रीलंका से भी हार गए तो लाइटली किसी को नहीं ले सकते, बट बांग्लादेश जैसी टीम के अगेंस्ट हम लोग उसको ट्राई कर सकते हैं 1-2 टेस्ट मैचेस के लिए। इफ़ ही शोज प्रॉमिसिंग साइंस ऑफ कमिंग बैक टू द लेवल दैट ही वॉज इन द 2023 वर्ल्ड कप, तब मुझे लगता है कि उसको ले लो टीम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर तुम ये कह रहे हो कि सीधा इंजरी से आती वो ले लो, तो आई थिंक वो सेट इधर 2023 वर्ल्ड कप ना भी हो, whoever performs better between सिराज एंड शामी will get picked, एंड वैसा ही होना पर चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों साथ में टेस्ट मैचेस भी नहीं खेलेंगे शायद, अगर बुमराह खेल रहा है तो। हाँ, इंडिया में टेस्ट मैच हो रहा है तो तुम 3 पेसर थोड़ी खिलाओगे, मोस्ट लाइकली 2 ही खेलेंगे। तो मुझे लगता है बात वही है, आपको चॉइस देनी पड़ेगी। कुछ टेस्ट मैचेस के लिए शमी को खिला लो, चाहे कुछ में सिराज को खिला लो, क्योंकि T20 से भी टेस्ट कर सकते हो। शमी ने रिटायरमेंट थोड़ी लिया T20 से, बट आपको पहले डेटाबेस चाहिए होगा फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। पता चले शमी को ले तो लिया, बट क्योंकि हमने 2023 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में उसको 7 विकेट लेते हुए देखा था, पर अल्टीमेटली इफ ही इज नॉट परफॉर्मिंग तो फायदा क्या है। तो मुझे लगता है कि डेटाबेस चाहिए होगा, उसके बेसिस पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। बट मुझे लगता है कि आंखें खोल के रखनी चाहिए इस बात के लिए, ओके, वो नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, जो चौथा पॉइंट होने वाला है, जो कि शायद सबसे बड़ी डिबेट है इस पूरे पॉडकास्ट की, कि जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बो था वो जो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है। अभिषेक नायर ने भी कहा है कि भाई हम लोग जो सिचुएशन के हिसाब से देख रहे थे। मुझे लगता है जितने भी लोग, पहली बात तो आ तो रहे अपना ओपिनियन पब्लिकली सोशल मीडिया पे देने के लिए बिना रिसर्च करे हुए। अगर आप सारे इंडिकेटर्स और चेक बॉक्सेस को देखो, बहुत क्लियर है ये बात, और आपको वो सारे चेक बॉक्सेस पे रिसर्च नहीं करनी तो ना भी करो, आप सिर्फ इंटरव्यूज सुन लो कैप्टन की और कोचिंग स्टाफ की। इट इज़ वेरी क्लियर कि श्रीलंका में बॉल जितनी टर्न कर रही थी, उसके साथ साथ श्रीलंका के जो स्पिनर्स थे, राइट आर्म ऑफ स्पिनर भी है, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर भी है, राइट आर्म लेग स्पिनर भी है, सारी वैरायटी थी उनके पास। उसको टैकल करने के लिए हमने लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन लगाया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग हर कंडीशन में ये चीज़ करने वाले हैं। तो ये जो डिसीजन था, ये कंडीशंस को और उस कंडीशंस पे दूसरी टीम के बॉलर्स कैसी बॉलिंग कर रहे हैं उसको लेते हुए लिया गया था ये डिसीजन। तो इसको जनरलाइज कर देना कि गौतम गंभीर के अंडर तो अब ऐसा ही होने वाला है, ऊपर नीचे ये वो होने कुछ भी हो सकता है, बट अभी जो हमारे पास जितना हमने मैचेस देखे हैं उसका रीजन पीछे यही था। ओके, तो उसका मुझे समझ में नहीं आता लोग इतना हुआ बना क्यों रहे हैं। मतलब दिस इज नॉट समथिंग दैट वी आर गोइंग टू सी रेगुलर अंडर गौतम गंभीर। भाई सिचुएशनल होगा ये सब। ओके, अगर सिचुएशन डिमांड कर रही है कि पिच पे ज़्यादा टर्न है और अभी जो है जो जिस बॉलर का स्पेल चल रहा है वो एक राइट आर्म लेग स्पिनर है, तो आप एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को भेजना चाहोगे। एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है तो भी आप एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को भेजना चाहोगे। हाँ, अगर एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर होता, जैसे असलंका है मान लो, तो उस टाइम पे आप भेज देते श्रेयस अय्यर को। बट जो उनके प्रायोरिटी बॉलर्स थे वो विलाले टाइप के बॉलर्स थे, तो आपको भेजना पड़ेगा वैसे। एंड ये पता है अभी क्या था, कंडीशंस के चक्कर में हम लोग देख रहे थे कि सारी लेफ्ट हैंडर्स को ऊपर प्रमोट कर दिया जा रहा था। शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, वो नहीं देखने को मिलेगा हमें हर बार। पर मुझे लगता है कि एक लेफ्ट हैंडर तो कम से कम मिडिल ऑर्डर में होना चाहिए, वो कमी को तो हमें देखना पड़ेगा। एंड ये चीज़ अब टाई अप होती है नेक्स्ट क्वेश्चन से, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, विच इज़ की जो ऋषभ पंत और केएल राहुल की डिबेट रही है। हमने ये लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस करा था कैसे अगर आपको पंत को टेस्ट करना है तो यही वाला मैच है। एंड आई थिंक वही इन लोगों ने भी सोचा होगा एंड इसीलिए पंत को खिलाया। केएल राहुल को बेंच करने का क्या सेंस था? एक लॉजिक ये है कि आपको अगर अक्षर पटेल, शिवम दुबे जैसे बंदे ऊपर भेजने पड़ रहे हैं, इससे अच्छा ऋषभ पंत को टीम में ले लो जो कि एक प्रॉपर बैटर है, विकेट कीपिंग भी करता है, एंड उसको ऊपर बैटिंग कराओ एज ए लेफ्ट हैंडर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल सेंस बनता था। पर अब बात आती है कि क्या वो फंडामेंटली टीम में डिजर्व करता है रहना बिटवीन केएल राहुल एंड ऋषभ पंत? अगेन आई वुड स्टिल से, एंड दिस इज माई ओपिनियन, आई थिंक लास्ट पॉडकास्ट में किसी ने कहा था भाई कि केएल राहुल पे विश्वास है, अब इस पे ही मैंने पॉडकास्ट देखना बंद कर दिया। मैं तो स्टिल कहूँगा इफ आई हैव टू पिक बिटवीन केएल राहुल एंड ऋषभ पंत, आई विल स्टिल से केएल राहुल, बिकॉज एट दैट पोजिशन आई ट्रस्ट हिम मोर। अगर ऐसी पिच, अगर देन अगेन चैंपियंस ट्रॉफी में अगर हम लोग श्रीलंका में खेलते हैं, इफ वी गेट दिस काइंड ऑफ पिचेस, अगर विराट कोहली नहीं चलता, हु डू आई ट्रस्ट उसके बाद, जो कि उसकी जैसी सिमिलर इनिंग्स खेल के हमें मैच जिता सकता है? आई ट्रस्ट केएल राहुल मोर देन ऋषभ पंत। आई थिंक ऋषभ पंत का वैसी पिच पे आउट होने का ज्यादा चांस है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही टेक्स मोर रिस्क्स इन द गेम। सो राइट नाउ इवन उसकी विकेट कीपिंग में, मतलब दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ फ्लॉ, बट उसने जितनी वो कैजुअली उसने वो करने का, स्टंप आउट करने का ट्राई करा था, बहुत तेजी से हो सकती थी वो चीज़। हाँ, नॉट आउट हो गया था उसके चक्कर में।
आई एम श्योर रोहित शर्मा वुड हैव बीन वेरी एंग्री विद दैट, बट I don't think in general पंत के साथ कोई कीपिंग में प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम वही मैं कह रहा हूँ कि वो सिंपल वो चीज़ थी. एंड आई थिंक केएल राहुल में भी कोई ऐसा फ्लॉ नहीं है इस टाइम पे जब तक ओडीआई फॉर्मेट की बात है. आई डोंट थिंक ही इज एज गुड एज अ कीपर देन एज ऋषभ पंत. सो बैटिंग में आई ट्रस्ट मोर केएल राहुल, कीपिंग दोनों की सेम सी है. आई एम गोइंग विद केएल राहुल भाई. मुझे वही लगता है कि अगर केएल राहुल को आप टीम में ले रहे हो तो मतलब कि शुभमन गिल, रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे, विराट कोहली वन डाउन आएगा, श्रेयस अय्यर नंबर 4 पे होगा, नंबर 5 पे केएल राहुल, नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या. टॉप 6 सारे राइट हैंडेड होने वाले हैं. मुझे लगता है वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है. ओके. और उसके चलते हुए मुझे ये लगता है कि क्या टीम ऐसा सोच सकती है, ये क्वेश्चन है वैसे, कि अगर आपको केएल राहुल को ड्रॉप नहीं करना, आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए, तो आप श्रेयस अय्यर को हटा के ऋषभ पंत को नंबर 4 पे खिला दो. पंत और केएल दोनों को टीम में रख लो. बिकॉज नाउ कमिंग टू श्रेयस अय्यर ऑल्सो, भाई श्रेयस अय्यर का वर्ल्ड कप वॉज मतलब द मोस्ट हिस्टोरिक वर्ल्ड कप बाय एनी इंडियन बैटर एट नंबर 4. युवराज ने भी इतने रन नहीं मारे थे 2011 में. पर श्रेयस अय्यर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? वो वर्ल्ड कप था नवंबर में पिछले साल. उसके बाद से उसने T20 में जो गिने चुने चांसेस हैं, चलो ठीक है, टेस्ट में कुछ नहीं करा, ओडीआईज में अभी तक कुछ नहीं करा है, आईपीएल में कुछ खास नहीं करा था, कैप्टनसी की बात नहीं कर रहे हैं. श्रेयस अय्यर तुम्हें वो कंसिस्टेंसी का कॉन्फिडेंस देता ही नहीं है. एंड कई लोग को लग रहा होगा कि मैं वो खुद ही को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज हमने खुद भी कहा था सीरीज शुरू होने से पहले कि अय्यर को स्क्वाड में होना चाहिए. एंड मैं अभी भी स्टिक करता हूँ इस बात पे. अगर ओडीआई के स्क्वाड आप बना रहे हो तो 2023 का वर्ल्ड कप जो कि लास्ट टाइम हुआ था उसी का डेटा लेके बनाओगे, या फिर उसके बाद जो साउथ अफ्रीका वगैरह की सीरीज होती. एंड उसमें श्रेयस अय्यर डिजर्व करता था आना. बट अब क्योंकि वो आ गया है, हम लोग देख रहे हैं कि भाई ऑलमोस्ट 7-8 महीने हो चुके हैं, देयर इज नो फॉर्म एट ऑल. तो हम लोग कब तक सिर्फ उस वर्ल्ड कप को अटैच करके लेके चलते रहेंगे? बिकॉज श्रेयस अय्यर इज नॉट रोहित शर्मा और विराट कोहली कि आप रेपुटेशन पे ले लो. एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी वो खेल रहा है, T20 टीम में वो नहीं आएगा. टेस्ट टीम में क्या वो आना चाहिए? आई डोंट थिंक सो. तो वो 6 महीने तक अब इंडियन टीम में होगा ही नहीं. आप मुझे ये कह रहे हो कि वो सीधा 6 महीने बाद दोबारा अब इंडियन टीम से खेलेगा और परफॉर्म करके दे देगा. ये एक बहुत बड़ा कॉल है कि आपको खिलाना कि नहीं खिलाना उसको. आई थिंक ओडीआई में भी पॉइंट वही है कि उसके साथ वाला जो प्लेयर है उसने खुद इस टाइम पे इंजरी के बाद से कितने ओडीआईस खेले. अभी एक ही तो खेलने को मिला ओडीआई, उससे पहले तक सारे T20 मैचेस ही चल रहे थे. लेफ्ट भाई बेसिकली जो होगा वो लेफ्टी कोटा की वजह से ही आएगा, क्योंकि डेटाबेस तो उसके लिए भी इतना कुछ खास है नहीं, प्लस वो इंजरी से वापस आया. श्रेयस अय्यर का आई थिंक इफ ही इज नॉट पिक्ड बिकॉज ऑफ दिस दैट ही इज राइटी, थोड़ा अनफॉर्चुनेट होगा वो चीज़. नहीं, वो तो हमेशा अनफॉर्चुनेट होता है. एंड गिवन कितना अच्छा उसने वर्ल्ड कप दिया था, बट देन अगेन आई नो कि वो 1 साल पहले था, बट उसके बाद ही हैज हार्डली प्लेड एनी ओडीआई मैच. उसके बाद यही देखने को मिला है ना, वो टेस्ट टीम का पार्ट है ना, T20 में उसको लेने वाले हैं. T20 में तो अभिषेक शर्मा की जगह नहीं बन रही, श्रेयस अय्यर कहाँ से ले लोगे आप? तो अगर वो सिर्फ ओडीआईस खेलने के लिए है टीम इंडिया में, अब भाई आपको फिर बहुत गिनती के चांसेस मिलेंगे, आपको उसमें प्रूव करना पड़ेगा. अगर आप उसमें भी प्रूव नहीं कर रहे, श्रेयस अय्यर की स्ट्रेंथ थी स्पिनर्स. मुझे लास्ट टाइम बता दो श्रेयस अय्यर ने स्पिनर्स को कब डोमिनेट करा? 2023 वर्ल्ड कप के बाद. राइट. कब करा था? ना टेस्ट मैचेस में जो इंग्लैंड वाली सीरीज हुई थी उसमें स्पिनर्स को डोमिनेट कर पा रहा बंदा, ना अभी यहाँ पे हो रहा है, ना आईपीएल में हुआ है. तो ये कहने को तो हाँ ही इज अ ग्रेट प्लेयर ऑफ स्पिन, बट वो आ नहीं रही ना वो चीज़. तो उसके हिसाब से तो जैसे विराट कोहली का मैं पता है कि अभी स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है, बहुत क्लियर कट वो केस है. श्रेयस अय्यर की स्ट्रेंथ है ये, जहाँ पे श्रीलंका में मैचेस हो रहे थे, आप अपनी स्ट्रेंथ पे फेल कर रहे हो, वो बहुत बड़ा इशू है. तो उसमें कोई क्यों नहीं कहेगा कि ऋषभ पंत को या फिर केएल राहुल को ऊपर चांस दो अदर दैन श्रेयस अय्यर? मेरे को तो बस ये क्वेश्चन है. वुड यू पिक ऋषभ पंत ओवर श्रेयस अय्यर राइट नाउ? आइडियली तो दोनों को ही नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो बंदा फॉर्म में उसको लो, और फॉर्म में इनमें से कोई है नहीं. पर बात वो भी होती है कि आप सिर्फ 1-2 मैचेस के बेसिस पे फॉर्म थोड़ी जज कर लोगे. राइट. आपने किसी पे 4-5 साल का इन्वेस्टमेंट करा तो उसको ट्रस्ट तो करोगे ही ना. इसलिए मेरा ये कहना है कि आई थिंक ये लोग स्क्वाड में तो जरूर होंगे, बट प्लेइंग 11 में ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंसेस किसी की भी जगह नहीं बन रही भाई अभी. मतलब मेरा बस ये कहना है कि चलो ऋषभ पंत तो एक ही मैच खेला अभी, 6 रन बनाए. हालांकि ऋषभ पंत का भी कुछ बहुत अच्छा रिकॉर्ड है नहीं. केएल राहुल का पिछले 1-1.5 साल में मिडिल ऑर्डर में पूरी दुनिया में बेस्ट रिकॉर्ड है. ओके. तो अब आप उसको 2 मैचेस के बेसिस पे तो निकालोगे नहीं. आइडियली उस लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो केएल राहुल का बनता है खेलना ओवर ऋषभ पंत, बट श्रेयस अय्यर नीड्स टू गिव मोर कॉन्फिडेंस भाई. मतलब केएल राहुल को जो तुम भी कह रहे हो कि मुझे ज्यादा रिलायबल लगता है, वो क्योंकि बिकॉज ही कंसिस्टेंटली स्कोर्स. राइट. चाहे वो जितनी भी रन मारे, जितना भी स्लो खेले, बट मारता है.
श्रेयस अय्यर के साथ वो चीज़ नहीं है, चल गया तो भाई चल गया, अब वो कब चलेगा वाली बात, जैसे रोहित शर्मा एक टाइम पे था। मतलब मैं तो खुद चाहता हूँ श्रेयस अय्यर खेले, बट मैं कैसे डिफेंड करूँ भाई। फेयर इनफ, मतलब हाँ इस टाइम पे अगर इन दोनों का देखा जाए तो दोनों की कायदे से जगह नहीं बनती, बिकॉज दे बोथ आर नॉट इन गुड फॉर्म। बट हाँ अगर ऋषभ पंत आता भी है तो भी आप ऐसे कुछ खास नहीं कर सकते, क्योंकि श्रेयस अय्यर वुड नॉट हैव प्रूव्ड विद हिज परफॉर्मेंस। मतलब भाई आप इंस्टिंक्ट पे जा रहे हो, इनमें से किसी ने भी इतना कुछ करा नहीं है। राइट, मैं वही कहूँगा किसी के पास एक्सक्यूज नहीं है बोलने का कि जब कोहली और गिल और इन सब लोगों ने इतने कम रन मारे तो अय्यर को क्यों जज कर रहे हो, बिकॉज ये सारे लोग अकाउंटेबल हैं। अगर अक्षर पटेल आपकी सीरीज का सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है तो आप लोग एज अ बैटर क्यों नहीं रन मार पा रहे? कोई एक्सक्यूज नहीं है इस बात का। तो मुझे लगता है ये बहुत डिसअपॉइंटिंग था। एंड दिस टाइज अप टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई हैव, कि जो इंडियन बैटर्स की वीकनेस रही है अगेंस्ट स्पिनर्स, ये हम लोगों ने टेस्ट मैचेस में पिछले 7-8 सालों से हम लोग जब से बेसिकली वो सचिन वाली जनरेशन गई है, उसके बाद से हमने उभरती हुई देखी थी। पिछले 7-8 सालों में बहुत ज़्यादा देखने को मिली हमें, एंड अब वो चीज़ हमें ओडीआईज में भी देखने को मिल रही है। मुझे यही लगता है बस कि हम जो हमारा बचपन से अपब्रिंगिंग होती है यहाँ पे, हम लोग स्पिनर्स को खेलना बड़े अच्छे से जानते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग वो बहुत ज़्यादा भूल चुके हैं खेलना, एंड वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। मुझे लगता है वही गौतम गंभीर का पहला ये वो है लॉस है सीरीज़ का, रोहित शर्मा के अंडर एक सीरीज़ हारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बायलैटरल है, वो सब बातें सही हैं, लेकिन जो गलत है उसको कॉल आउट करना जरूरी है। और गलत वो बहुत क्लियर है कि इंडियन बैटर स्पिन को नहीं खेल पा रहे भाई। ये बहुत बड़ा लेसन है इस सीरीज का। रोहित शर्मा ने पोस्ट मैच में कहा भी था कि अगेंस्ट स्पिन हमें जैसा खेलना चाहिए था हम वैसा नहीं खेल पाए। इवन जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट था जो रोहित शर्मा के बाद फॉलो हुआ, जितने भी प्लेयर्स थे दे डिड नॉट एग्जैक्टली फॉलो हिम उस सेंस में। एंड पूरा ओडीआई वर्ल्ड कप हमारा अच्छा गए इसलिए था क्योंकि वी वर्कड एज अ टीम। वहाँ पे आप ऑब्वियसली देयर विल बी इंडिविजुअल जिनको आप पॉइंट आउट कर सकते हो, लाइक रोहित शर्मा और विराट कोहली, जिन लोगों के हिस्टोरिक कैंपेन्स गए थे। बट वो दोनों कैंपेन भी इसलिए फुलफिल हो पाए, इसलिए फ्रूटफुल हो पाए बिकॉज पूरी टीम ही एज अ यूनिट काम कर रही थी। एंड दैट वॉज बिकॉज जैसे भी रोहित शर्मा ने ओपनिंग दी उसके एवरीबडी फॉलोड इन दैट डायरेक्शन। यहाँ पे वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिली एग्जैक्टली, एंड दैट इज वाई जो रिजल्ट देखने को मिला हमें वही देखने को मिला। सो हाँ राइट। और ये चीज़ आप कैसे इम्प्रूव करोगे इतने कम स्पैन ऑफ टाइम पे, बिकॉज अब चैंपियंस ट्रॉफी ऐसा तो है नहीं कि इंग्लैंड में हो रही है या फिर ऑस्ट्रेलिया में हो रही है कि थोड़ी फास्ट पेसिंग विकेट्स मिलेगी, या फिर इंडिया में ही होती है कि पाटा विकेट बना दो एकदम। अगर ऐसी जगहों पे होने वाली है, पाकिस्तान में होता तो कोई इशू नहीं होता, पर हमें खेलना ही नहीं पाकिस्तान में, वो अलग बात है, क्योंकि वहाँ पे भी पाटा विकेट ही मिलती है मोस्टली। श्रीलंका में तो भाई घुमा देंगे यार, एंड हम लोग को ये सीखना पड़ेगा। एंड मुझे लगता है सबसे बड़ा लेसन कैप्टन से ही कि थोड़ा चढ़ के खेलना पड़ेगा आपको। अगर आपको लग रहा है कि बॉलर डोमिनेट कर रहा है, आपको अपने आउट ऑफ द वे जाके अपने फुट मूवमेंट से, अपने ट्रिगर मूवमेंट से थोड़ा डराना पड़ेगा उसको, थोड़ा ब्रेव शॉट्स लेने पड़ेंगे, चांसेस लेने पड़ेंगे। कई बार पुल ऑफ नहीं होगा, जैसे शुभमन गिल ने 30 ओडीआई में जो करा है वो पुल नहीं हुआ पुल ऑफ, एंड उसका भी क्रिटिसिज्म अलग है। बट मुझे लगता है वो इंटेंट हमें दिखाना पड़ेगा, सिर्फ रोहित शर्मा पे नहीं आ सकता वो इंटेंट। जब टाइम टफ है ना तो आपको थोड़ा चढ़ के खेलना ही पड़ता है, चाहे वो इससे स्पिनर्स की बात नहीं है, वो अगर पेसर्स पे भी होगा तो भी करना पड़ेगा। तो थोड़ी दिलेरी और चाहिए हमें। एंड दिस नाउ कम्स टू द लास्ट पॉइंट विच इज, मुझे लगता है किसी ने कॉमेंट्स में बोला था, एंड बहुत अच्छा पॉइंट था डिबेट के लिए, मैंने उस टाइम पे रिप्लाई नहीं किया था, मैं सोचा था इसको पॉडकास्ट में कवर करेंगे। जिसने भी करा था भाई शॉर्ट आउट टू यू, कि एक कॉमेंट में पूछा था किसी ने कि यार क्या तुम लोग को लगता है कि रोहित शर्मा को जिस तरीके से वो खेल रहा है बहुत मज़ा आ रहा है सबको, एंड बहुत तगड़ा इम्पैक्ट है उसका टीम में, बट चेजेस के टाइम पे उसको पूरा मैच फिनिश करने के लिए खेलना चाहिए। एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बिकॉज आपका इनिशियल थॉट होगा कि हाँ करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? आई थिंक कोई हाँ बोलेगा तो भी सही है, कोई ना बोलेगा तो भी सही है। कोई हाँ बोलेगा तो बिल्कुल गलत है मेरे ओपिनियन में। क्यों? It is very important right now in this sensitive transition period, जहाँ से हम लोग अगले 5-6 साल का जो क्या टेम्पो और ब्रांड ऑफ क्रिकेट होने वाला है ओडीआईज में इंडिया का, वो डिक्टेट कर रहे हैं, जो कि हमने लास्ट ईयर से शुरू कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेम्पलेट सेट करना कि हमारा जो एक ओपनर होगा एटलीस्ट वो खेलने वाला है ऑल आउट इंटेंट के साथ। ओके। रोहित शर्मा को अगर एंड तक खेलने के लिए जाना है ना, तो फिर नंबर 8 और नंबर 9 पे बैटर्स पहली बात तो रखने की जरूरत है नहीं। अच्छा। फिर आप अपने बॉलर्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट करो, ट्राई टू इन्वेस्ट मोर इन बॉलर्स, एंड होप कि फिर वो एक छोटे टारगेट पे आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, एंड फिर आप सारे बैटर्स एंड तक खेलने जाओ, जैसे एक टाइम पे धोनी के अंडर करते थे, एंड देन होप फॉर द बेस्ट। हमें वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट 10 साल पहले छोड़ देना चाहिए था, वो हम छोड़ आए हैं। वो पिछले डेकेड का था, 2010s का था।
आई थिंक ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे वर्ल्ड क्रिकेट में इतना ज़्यादा पोलराइजेशन हो रहा है कि हर एक होम कंट्री जो है अपने हिसाब से कंडीशंस बनाती है, और इतनी वैरायटी ऑफ कंडीशंस हैं, बहुत ज़रूरी है कि एक बैटर ऊपर ऐसा हो जो कि टेम्पो सेट करके आपको इतने रन बना के दे दे पहले 10 ओवर में कि फिर तुम्हें याद है वर्ल्ड कप का मेन स्टोरी लाइन क्या था हमेशा, कि रोहित शर्मा पहले 10 ओवर में इतने रन बना दे रहा है कि उसके बाद श्रेयस अय्यर, विराट कोहली सब बहुत आराम से टाइम लेके खेल पा रहे थे। मुझे लगता है ये टेम्पलेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हर गेम को एंड तक चेस करने के लिए जा रहे हो ना, आपका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा वेरिएबल हो जाता है। राइट नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि ऑफकोर्स रोहित शर्मा भी हर मैच में थोड़ी रन मार पाएगा, बट वो एक जो प्रोफाइल है, अब वो आज के लिए रोहित शर्मा हो सकता है, कल कोई और हो सकता है, नाम चेंज हो सकते हैं, लेकिन वो प्रोफाइल वैसी होनी चाहिए। एक बंदा पहले 10 ओवर में दूसरी टीम को इतना बैकफुट पे डाल दे कि फिर बाकी सारे प्लेयर्स के पास पूरा टाइम है जिंदगी में खेलने के लिए, आप फिर एंड तक लेके जाओ। बट अगर हर एक बैट्समैन वैसा अप्रोच रख रहा है ना, फिर आप थोड़े से क्या कहते हो, यू आर अ सर्वेंट टू द कंडीशंस एंड द अदर बॉलर्स। अगर इनका दिन चल गया तो भाई हम आउट हो जाएंगे, नहीं होगा तो हम तो टिके हुए हैं, हम देखते हैं एंड तक। हु इज टेकिंग द गेम टू द ऑपोजिशन? देयर इज नोबडी देन। मतलब मेरे हिसाब से आई वुड स्टिल स्टिक टू whoever that guy said कि जब तक आप पहले बैटिंग कर रहे हो तब तक आई थिंक ये इंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तो हर टू पुट ऑन अ वेरी बिग स्कोर एंड यू नो आप थोड़ा चढ़ा के रखो अपने ऊपर ऑपोजिशन के ऊपर। बट जब चेस करने की बारी आती है तो इवन इफ अगर आप इफ यू प्ले टू द सिचुएशन, इफ अ गाय इज प्लेइंग टू द सिचुएशन, तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी। नहीं, इट्स नॉट अबाउट प्लेइंग टू सिचुएशन, बिकॉज इफ यू रिमेंबर जो इंग्लैंड वाला मैच था ओडीआई वर्ल्ड कप में, उसमें रोहित शर्मा खेल गया था, सिचुएशन भी खेला था। मेरा पॉइंट ये कहने का कि अगर एक बंदे के बैट पे बॉल आ रही है एंड कंडीशन उसको परमिट कर रही है, तो इनिशियल इंस्टिंक्ट हमेशा अटैक करने का ही होना चाहिए एक ओपनर का। ओके, फिर कंडीशंस पे आप अडेप्ट कर जाओगे। जैसे वो वाला वर्ल्ड कप का मैच था कि भाई रोहित शर्मा को दिख गया विकेट गिर रहे हैं और बैट पे बॉल नहीं आ रही थी अच्छी तरीके से, तो मुझे लंबा खेलना पड़ेगा। उसने 86 को रन मारे थे। यहाँ पे इफ़ यू नोटिस हर मैच में अपार्ट फ्रॉम द थर्ड ओडीआई, रोहित शर्मा पहला विकेट रहा है। उसने अपने सामने दूसरों को गिरते हुए नहीं देखा, तो उसका इंटेंट तब तक वही रहना चाहिए। द मोमेंट ही स्टार्ट्स सीइंग कि दूसरे एंड से विकेट अब एक गुच्छे में गिर रहे हैं, ऑफकोर्स वो अपना अप्रोच चेंज कर लेगा भाई, वो मास्टर है क्रिकेट का 20 साल से। बट इनिशियल इंटेंट हमेशा वही होना चाहिए कि एक बंदे को अग्रेसिव क्रिकेट खेलना है। वरना ऐसी कंडीशंस में आज के टाइम पे जितना, जैसे मैंने कहा था, पोलराइजेशन हो रहा है क्रिकेट का, होम टीम अपने हिसाब से कंडीशंस बनाएगी। एक बार जकड़ लिया ना आपने, फिर जैसे वर्ल्ड कप फाइनल में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि विराट कोहली के एल जब खेल रहे थे, पता नहीं कितने 20-25 ओवर तक कोई बाउंड्री नहीं आई थी। विकेट थोड़ी गिर रहा था, कोई गुच्छे में विकेट गिर नहीं रहा था, स्टेबल थी इनिंग्स। बाउंड्री क्यों नहीं आ रही थी? बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग द सिचुएशन बाय इट्स हैंड्स। तुम लोग जो है एंड तक खेलने का सोच रहे थे कि हम लोग एंड में समहाउ रिकवर कर लेंगे, एंड दैट टू व्हेन यू आर बैटिंग फर्स्ट। अभी तो हम चेस की बात कर रहे हैं। आई थिंक एक बंदे का होना बहुत ज़रूरी है ऐसा, जो कि उस शैकल को तोड़ के सामने से लीड करें। एंड वो मुझे लगता है फाइनली किसी ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, किसी को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आई गेट योर पॉइंट, बट आई स्टिल थिंक मतलब जो भी अगर कोई ऐसा बोलेगा कि आपको पूरा अगर चेज में हो, इफ़ यू आर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, यू कैन, इफ़ यू नो कि आपको कितने रन चाहिए हर एक ओवर में, इफ़ यू आर गेटिंग दोज रन्स, वेदर इट बी द फर्स्ट बैट्समैन और नीचे आके मिडिल ऑर्डर में कोई खेल सकता है, आई वोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट एज लॉन्ग एज यू आर विनिंग द गेम। जैसी भी अप्रोच चाहिए आपको वो मैच जीतने के लिए, आई थिंक वो चीज़ सही है। अप्रोच जैसी भी चाहिए जीतने के लिए, वो तो चलो बात ठीक है। मेरा पॉइंट वही है कहने का, अगर आपको लग रहा होगा अप्रोच आपको चेंज करनी है तो करेगा ना बंदा। अभी तो रोहित शर्मा खुद ही पहला विकेट गिरा। जो इंग्लैंड वाला मैच था, जिस हालत में हम लोग आ गए थे, आई थिंक 199 या 200 समथिंग हम लोगों ने बनाए थे, दैट गेम वी वन बिकॉज ऑफ आवर बॉलर्स, जिन लोगों ने उस लेवल पे आउट कर दिया था। डिबेटेबल। वो पिच पे, आई रिमेंबर उस पिच पे उससे ज्यादा रन बनते थे, बट वो बने इसलिए थे क्योंकि हमारे बैटिंग कोलैप्स इतना गंदा था। नहीं, एंड देन अगेन हम लोग बैटिंग पहले कर रहे थे, तो ही प्ले टू द सिचुएशन। अगर सेकंड इनिंग्स में ऐसा होता है रोहित शर्मा धीरे खेल के मैच जिता देता, तो भी इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो अपने आपको। अगर पहली इनिंग में खेल रहे तब तो ये होता है कि आपको इंटेंट रखना ही रखना। द मोमेंट ही सॉ कि विकेट्स गिर रहे तो उसने इंटेंट चेंज कर लिया। तो वो तो मैं कह ही रहा हूँ, उस दैट रूम फॉर एरर तो होना ही चाहिए हर किसी के पास। पर पहला इंस्टिंक्ट उसका उस मैच में भी यही था। क्यों था ये? हमें अटैक करना, बिकॉज वो ब्रांड ऑफ विकेट लेके चल रहे, क्योंकि पहले बैटिंग कर रहे थे एंड बाद में करता तो भी वो वही करता क्योंकि ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड हिज गेम। बट मेरा पॉइंट ये है कि आई थिंक इसमें कोई वो नहीं है कि अगर आप ये कर रहे हो तो ये सही है, दूसरा कर रहे हो तो वो गलत है। अगर कोई बंदा, देखो सही गलत तो कभी भी कुछ नहीं होता। अगर आप गेम जीते हो तो सब सही है,
नहीं भाई, क्या क्यों, जरूरी थोड़ी है। अगर तुम गेम जीतो तो तुम क्या गलत करोगे? कई बार ऐसा होता है कि आपकी अप्रोच सही नहीं होती, एक सर्टेन अप्रोच के साथ आप शायद 1-2 गेम जीत जाओ बट पूरा टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। जो हमारी अप्रोच थी, तो तुम कौन सा अप्रोच कहना चाह रहे हो, किससे नहीं जीत सकते टूर्नामेंट? अटैकिंग क्रिकेट से या फिर सिचुएशनल क्रिकेट? मेरा आप अटैकिंग क्रिकेट से अटैकिंग क्रिकेट एक जो अप्रोच से आप टूर्नामेंट जीत सकते हो सिर्फ ये है कि जब आप पहले बैटिंग करने जा रहे हो तो यू हैव टू शो दैट फुल इंटेंट। सेकंड, चेस करते हो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन हाउ टू विन द गेम, चाहे आप इंटेंट दिखाओ चाहे इंटेंट ना दिखाओ। जो तुम कह रहे हो सूट्स वेरी वेल फॉर T20s। हम लोग पिछले 4-5 महीने से सब लोग T20 कवर कर रहे हैं, आई थिंक वो एक हैंगओवर भी है सबके दिमाग में। ODIs में when the game is lengthened but it is still limited, lengthened तो टेस्ट मैच ही होता है but it is not limited, then you have to attack in phases and उसमें आपको एक बंदे को अपना सर ऊपर करके वो करना पड़ेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क लेना पड़ेगा। द सूनर पीपल अंडरस्टैंड दिस द बेटर द ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंडिया विल हैव इन ODIs। आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन दिस, बट हाँ तुम भी डिसएग्री करो, हो सकता है तुम कई सारे व्यूअर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पे, बट मैं बहुत स्ट्रांगली इसको मानता हूँ कि ODIs के चेज़ में जब आपको 50 ओवर के लिए खेलना है, अगर तो टारगेट ही 350-400 का है तो आपको वैसे भी अग्रेसिव खेलना ही पड़ेगा। और अगर एक लो स्कोरिंग थ्रिलर है ना, अ गाय लाइक रोहित शर्मा अगर वो वैसी इनिंग खेलता है, इट इज़ अ गेम चेंजर। एंड पता हम लोग को अभी जो तुम्हारे दिमाग में डाउट आ रहा है, आई थिंक इट इज स्ट्रांगली बिकॉज लिटरली नोबडी एल्स इज क्लिकिंग। तो नाउ एकदम से ऐसा लगता है कि चलो एक बंदा खेल रहा है तो वही एंड तक खेल जाए, बट ऐसा कब तक होगा? ये मुझे लगता है कि इंडिया जो सीरीज हारी है, ये मतलब होता है ना कि सारी चीजें गलत होनी थी, सारी हो गई। राइट, हर बार ऐसा नहीं होगा कि गिल, कोहली, श्रेयस, केएल सारी नहीं चल रही। राइट राइट। मतलब अक्षर पटेल आई थिंक सेकंड हाईएस्ट स्कोर है, उसका 100 रन भी नहीं है पूरी सीरीज में। कोहली थर्ड हाईएस्ट स्कोरर है तो भाई। जब एक बंदा ऐसे अलग से दिख रहा है आपको ऊपर और बाकी सारे 10 फ्लोर नीचे हैं, तो आपके दिमाग में ये हमेशा कॉन्सेप्ट आएगा कि उस बंदे को एंड तक खेलना चाहिए। इन प्रैक्टिकलिटी जब लॉ ऑफ एवरेजेस किक इन करती है, इन नॉर्मल सिचुएशन एटलीस्ट 2 बंदे और होंगे हमेशा, या फिर एक और बंदा तो होगा। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल वंस अगेन रिजॉर्ट टू दीज टैक्टिक्स, एंड आई फुल्ली बिलीव कि इसमें स्टिक करना चाहिए। जस्ट बिकॉज अब इस सीरीज में हार गए तो उस चीज़ को चेंज मत कर देना, और मुझे लगता है रोहित शर्मा करेगा भी नहीं। बट नाउ कमिंग टू द सीरीज कहता हूँ क्या कहना है, क्या कहना प्लेयर रेटिंग, प्लेयर परफॉर्मेंस रिव्यू। हाँ भाई, सबसे पहले बैटर्स की बात करते हैं, ठीक है। रोहित शर्मा द टॉप स्कोरर ऑफ द सीरीज, नॉट जस्ट फॉर इंडिया। 3 मैच में 157 रन है इसके, 52.33 की एवरेज है, 141.44 की स्ट्राइक रेट है भाई T20s। राइट, आई थिंक उसकी T20 है कि करियर स्ट्राइक रेट भी है जो है वो 140 कुछ की, उससे ज्यादा की स्ट्राइक रेट अभी थी। नहीं, आई थिंक ईदर वे रोहित शर्मा वाज बाय फार द बेस्ट बैट्समैन एंड नोबडी कम्स क्लोज। you don't even have to look at the statistics for that. मतलब if you just look at the way he was playing, जितनी easily वो खेल पा रहा था उन चीज़ों को, एंड ये चीज़ हमने एक रील में ही बोला था कि जब वो चला जाता तो इट जनरली सीम लाइक कि पिच ही चेंज हो गई है, क्योंकि एवरीबडी वेंट सो मच इनटू देयर शेल्स कि उन्हें समझ में नहीं आता कि भाई कैसे खेले। इवन गाय लाइक विराट कोहली, वो देख के लगता है कि ही इज सो अनकंफर्टेबल राइट नाउ कि हर दूसरी बॉल पे लग रहा है कि भाई LBW हो जाएगा। लेट्स डिस्कस विराट कोहली, अभी थर्ड हाईएस्ट स्कोरर वही है टीम का। बट एज फार एज रोहित शर्मा इज कंसर्न, आई थिंक काफी अच्छे से उसने लीड करा अपनी टीम को इन द बैटिंग, कैप्टेंसी में। देन अगेन आई थिंक 2-0 की सीरीज से हारे हैं तो देयर विल बी क्वेश्चंस, एंड हो सकता है कुछ क्वेश्चनेबल हो उसके डिसीजंस, बट एज फार एज हिज बैटिंग इज कंसर्न, आई थिंक इस सीरीज में और कोई ऐसा प्लेयर था नहीं जिसने उसके लेवल पे बैटिंग करी हो। रोहित शर्मा के क्लियरली आई थिंक वंस अगेन एज वी सेड इन द लास्ट सेगमेंट, द इंटेंट दैट ही इज शोइंग, द इम्पैक्ट दैट ही इज हैविंग बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी है। एंड एक ऐसे बंदे को ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सेंस में कि मैं अपने आप को सैक्रिफाइस करने को तैयार हूँ टीम के लिए, एंड मुझे लगता है ये चीज़ आगे 10 सालों में बहुत बेनिफिट्स आपको देगी। तो ऐसे इंटेंट के साथ, ऐसे फियरलेस अप्रोच के साथ अगर बाकी लोग भी खेलते हैं ना, थोड़ा फंस के ना खेलते, मुझे लगता है बाकी लोग भी ज़्यादा रन मारते। काफ़ी कुछ है सीखने को रोहित शर्मा से सीरीज में। तो आई थिंक द 9 on 10 भाई, 10 तो क्योंकि परफेक्ट होता है वो कभी कोई नहीं होता। हाँ राइट, हाँ as far as his जैसी batting is सिचुएशन concerned, थी, हाँ, definitely. जैसी पिचेस थी, बहुत तगड़ी बैटिंग। हाँ डेफिनेटली 8 on 10 9 on 10 जो देना दे दो। नेक्स्ट जो इंडिया का टॉस करने वाला है वो है अक्षर पटेल, जिसने 3 मैच में 79 रन बनाए हैं 26 के एवरेज के साथ, एंड 71 की स्ट्राइक रेट है। एंड ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है हर प्लेयर का। ये जो रोहित शर्मा ने करा है वो थोड़ा एबनॉर्मल था, डबल एवरेज, डबल स्ट्राइक रेट। ये तुम नंबर्स पे जज मत करो, ये सबका ऐसा हाल होने वाला है। बट अक्षर पटेल लगा सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है टीम का। इससे क्या पता चलता है भाई, मतलब बाकी बैटर्स क्या कर रहे थे? मतलब ये 3 मैच में 70 समथिंग जो रन मारे, दिस इज नॉट
अ वेरी गुड स्टैट एक्चुअली में, इवन ये 3 मैच के हिसाब से, बट कंसिडरिंग कि वो ऑलराउंडर है एंड जो बाकी बैट्समैन उन लोगों ने बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं करा, दैट इज वाई ये लग रहा है कि नहीं भाई सेकंड हाईएस्ट स्कोरर तो है ये बंदा। ऐसे तो विराट कोहली भी थर्ड हाईएस्ट स्कोरर है भाई। पर अक्षर पटेल ने जितनी बैटिंग करी मुझे अच्छा लगा देख के। अच्छा लगा, हाँ, मतलब जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा था, आई थिंक रोहित शर्मा के साथ के बाद एक वही बंदा था जो कि इम्पोज कर पा रहा था अपने आप को दूसरे ऑपोजिशन के ऊपर। एंड वही है कि मतलब थोड़ा आपको लगेगा कि भाई कि 76 रन इज नॉट मच, बट एटलीस्ट हिज इंटेंट वाज इन द राइट प्लेस। इंटेंट वाज इन द राइट प्लेस एंड भाई सेकंड हाईएस्ट स्कोर फिर भी है, ऐसा नहीं कुछ नहीं करा है। आई थिंक अक्षर पटेल की बैटिंग इज अ बिग पॉजिटिव फॉर अस, क्योंकि जडेजा एंड ओडीआई सब देखना पड़ेगा आगे रहेगा कि नहीं रहेगा। एंड उसकी बैटिंग का रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा खास रहा भी नहीं पिछले 1-2 सालों में, तो अक्षर पटेल अगर बैटिंग के साथ इतना कंट्रीब्यूट कर सकता है बहुत बड़ा बोनस है ये मेरे लिए। सो कमिंग टू थर्ड गाय विच इज़ नाउ विराट कोहली। विराट कोहली का सीरीज बहुत खराब गई, फिर भी वो थर्ड हाईएस्ट स्कोरर है। मतलब गोज ऑन टू शो कि पहली बात तो उसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं एंड बाकी टीम के क्या स्टैंडर्ड्स रहे थे बेकार। तो भाई विराट कोहली ने 3 मैच में सिर्फ 63 रन मारे, 100 की स्ट्राइक रेट से खेला है वो। एंड नहीं भाई मैं गलत कह रहा हूँ, मैंने मेंडिस के रन पढ़ लिए था, रुको मैं बताऊँ। 58 रन मारे, 19 की एवरेज है भाई। मैं सोचूं 63 की एवरेज कैसी है, 19 की एवरेज है एंड 84 की स्ट्राइक रेट है। मेरे लिए सबसे बड़ा जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये नहीं कि विराट कोहली के रन नहीं बन रहे, वो तो चलो वो बना लेगा, बहुत बड़ा प्लेयर है, बट जो स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल है, तीनों ओडीआईज में वो स्पिनर्स पे एलबीडब्ल्यू हुआ है, प्लम्ब हुआ है एंड तीनों में उसने डीआरएस लिया है। मुझे मतलब आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि क्या जजमेंट वहाँ पे इतना एरर वाला नहीं। अगर आपको डीआरएस लेना पड़ रहा है, इट मीन्स कि एक रीजन हो सकता है कि यू पुट टू मच प्राइस ऑन योर विकेट, विच विराट कोहली हैज अ हिस्ट्री ऑफ, एंड कोई भी मेन प्लेयर होगा तो उसकी टेंडेंसी होगी। बट सेकेंडली द एरर ऑफ जजमेंट, कि आप लेग स्पिनर एक फेंक रहे गुगली, आप यू आर प्लेइंग उस लाइन के लिए जो कि लेग स्पिन होके आती, पता है बॉल अंदर बढ़ के पैड पे लग गई आपके, क्योंकि बैट आपका पैड के सामने नहीं था, एंड आप उस लाइन को इतना ज़्यादा मतलब एरर पे लेके चलेगा कि आपको लग रहा है कि वो विकेट भी मिस कर जाएगी। उतना ज़्यादा एरर ऑफ जजमेंट हो रहा है बेसिकली। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लग रहा होगा सुन के, बट मैं बस टैक्टिकली सोचना चाह रहा हूँ कि क्या हो रहा होगा। तो वो मुझे लगता है कि कंसर्निंग है, क्योंकि हमने कहा ना कि हर इंडियन बैटर स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है। उसका फेस अभी विराट कोहली था इस सीरीज में। यू डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम विराट कोहली। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो स्पिन वाली एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, दिस हैज बिकम एसोसिएटेड विद विराट कोहली थोड़े टाइम से अब। एंड आई थिंक इट वाज जस्ट लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर्स, और अब थोड़ा ज्यादा लोग इम्प्रूव। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं ज्यादा इस नैरेटिव को रिस्पेक्ट करना चाहता भी नहीं, स्पिन वाला। भाई विराट कोहली सी ये तो पॉइंट है कि कंपैरेटिवली उसका गेम थोड़ा सा वीक है इस टाइम पे, एंड विच ही विल इम्प्रूव। वो मतलब इट इज अ गिवन भाई, विराट कोहली करता ही है वो चीज़, हाँ करता ही है वो चीज़। सो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली का देयर इज नॉट मच टू रीड इनटू दिस। मतलब आई नो कि सीरीज उसकी अच्छी नहीं गई, बट क्या हमने पहले नहीं देखा ऐसा कि उसकी सीरीज अच्छी ना हो, देन ही मेड अ कमबैक। तो आई स्टिल एक्सपेक्ट कि वो कमबैक करेगा, एंड जो टेस्ट सीजन आ रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस चीज़ के लिए, कि क्योंकि विराट कोहली ईदर वे इज नॉट गोइंग टू प्ले लाइक रोहित शर्मा जैसा वो खेलता है। अगर अटैकिंग क्रिकेट खेल भी रहे तो मतलब आई थिंक सबसे ज़्यादा जो डिफेंसिव जॉब है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली विराट कोहली है इस टाइम पे। एक बंदा जो कि सबसे ज़्यादा मतलब केएल राहुल है, बट केएल राहुल डाउन द ऑर्डर आएगा, देन ही विल प्ले अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसी सिचुएशन से दी जाएगी। बट ऊपर जब ओपनर्स चले जाते हैं, देन विराट कोहली इज द गाय जिसके अराउंड पूरी टीम खेलेगी, जो कि पूरे ओडीआई वर्ल्ड कप में भी था। And you could argue कि रोहित शर्मा भी इनफैक्ट इज प्लेइंग अराउंड विराट कोहली इन अ सेंस कि रोहित शर्मा वैसा खेल रहा था कि विराट कोहली वो आई थिंक वो वाइस वर्सा है। मतलब वो ये वर्ल्ड कप के टाइम पे बहुत नैरेटिव चला था। कोई किसी के भी खेलेगा तो आई थिंक कोई गलत नहीं होगा। लोग कह सकते हैं रोहित शर्मा खेल इसलिए पा रहे क्योंकि विराट कोहली वैसा खेल रहा है, व्हिच इज जस्ट शोज कि दोनों के साथ में टीम में होना कितना इंपॉर्टेंट है। बट विराट कोहली का आई जस्ट थिंक कि ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज करेंगे इस चीज़ को लेके तो भी इट वोंट मेक एनी सेंस, क्योंकि ही इज़ विराट कोहली। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू रिकॉग्नाइज, यू हैव टू एक्नॉलेज द फैक्ट दैट हिज गेम अगेंस्ट स्पिन has deteriorated and like he has to improve that. मुझे बस वही लगता है कि इतना फैंस इतने ज़्यादा आतुर होते हैं कि भाई इसको ऐसे कैसे बोल दिया, इसको वैसे कैसे बोल दिया। बट भाई वही तो हमें तोड़ना है, वही तो स्टार कल्चर हमें तोड़ना है। हमें हर प्लेयर को उसके मेरिट पे लेके चलना है। जैसे इसका एक वो था, मैंने एक रील देखी थी कि मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू विराट कोहली फैंस, कि भाई जब विराट कोहली अग्रेशन दिखा रहा है, गाली दे रहा है, तो बड़ा भाई किंग इज बैक हो सब। और विराट कोहली को कोई बॉलर ऐसे अग्रेशन दिखा दे तो उसको सब गाली दे रहे होते हैं।
एंड अगर मैं सिराज को डिफेंड कर रहा हूँ, अगर मैं विराट कोहली को डिफेंड कर रहा हूँ इस बात पे, तो मैं जो दूसरा ऑपोजिशन का बंदा कर रहा है उसको भी मैं वो लीवरेज देनी पड़ेगी। भाई क्रिकेट है, सब रूल्स के अंदर है, सबको अलाउड है करना। तो ये नहीं कि विराट कोहली को कैसे बोल दिया, भाई वो ट्राई करेगा विराट कोहली के स्किन के अंदर घुसने का, वो अपनी कंट्री के लिए खेल रहा है, राइट। तो आई थिंक ये बहुत ही हिपोक्रिटिकल हो जाते हैं लोग इन सेइंग दैट। ये तो चलो तो ये साइड का टॉपिक हो गया। भाई विराट कोहली को ये है कि अभी जो टेस्ट मैचेस आ रहे हैं, दैट इज द परफेक्ट प्रैक्टिस ग्राउंड अपनी स्पिन के गेम को इम्प्रूव करने के लिए, राइट। क्योंकि अभी आप इंडिया कुछ मैचेस खेलने वाले हो, होपफुली वहाँ पे उसको वो जो रिक्वायर्ड प्रैक्टिस है, जो नंबर ऑफ ओवर्स हैं, कि भाई 25, 30, 50 ओवर मैंने सिर्फ स्पिन खेले 2-3 मैचेस के अक्रॉस, तो आई थिंक वो रिदम गेन कर लेगा। बट वही बात है, बहुत टाइम करना चाहिए, अभी सिर्फ 3 ODIs और बचे। तो ये चीज़ जल्दी इंप्रूव करनी पड़ेगी। मतलब ये जो पूरी चीज़ है उसे इम्प्रूव वो अपने टेस्ट सीजन में ही करनी पड़ेगी बेसिकली। ODI जब हम लोग इंग्लैंड में खेलेंगे तब वी विल बी एक्सपेक्टिंग कि भाई इंग्लैंड इंडिया में नहीं, इंग्लैंड के अगेंस्ट जब खेलेंगे तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि सारे प्लेयर्स अपने टॉप फॉर्म में आ गए हैं। मतलब अब तो ये खेलना है, उसका डायरेक्टली चैंपियंस ट्रॉफी आपको खेलने को मिलेगी। तो जब तक वो इंग्लैंड की सीरीज आएगी वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि हमें अच्छे से खेलना है वहां पे जाके। तो वो पूरा प्रैक्टिस, पूरा जो भी इंप्रूव करना है गेम को, वो पूरा हमें टेस्ट सीजन में ही करना है अपना। नेक्स्ट गाय शुभमन गिल, जिसने विराट कोहली से 1 रन कम मारा है, बट स्ट्राइक रेट में बहुत फर्क है। एंड गिल के ऊपर भाई क्या कहें, ये सीरीज इज अ मेजर डिसअपॉइंटमेंट। भाई गिल का आई थिंक बहुत ज़्यादा मेजर डिसअपॉइंटमेंट इसलिए भी है क्योंकि जब वो ओपनिंग कर रहा होता है रोहित शर्मा के पास, रोहित शर्मा के साथ, तो प्रैक्टिकली देयर इज नो प्रेशर ऑन हिम। एक बंदा जो कि 140 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, तो आप अपना पूरा टाइम ले सकते हो। एंड आई थिंक वही है कि जब तक आपकी स्ट्राइक रेट कम भी है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर वो रन बना रहा होता उसके साथ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं इसमें एक कैच दूंगा। पहली बात तो जो तुमने कहा एकदम सही है कि शायद सेकंड ODI था, पता नहीं कौन सा था, जिसमें इंडिया का जो पावर प्ले स्कोर था पहले 10 ओवर का, वो इंडिया की ODI हिस्ट्री का सेकंड हाईएस्ट स्कोर था। उस मैच में भी शुभमन गिल की स्ट्राइक रेट 74-0 था तब शायद सेकंड ODI में। 60 कुछ की स्ट्राइक रेट थी तब शुभमन गिल की। तो वो बहुत ज्यादा लीवरेज है शुभमन गिल के पास। पर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इंडिया का जो स्ट्रेंथ था ना वर्ल्ड कप में, या फिर वर्ल्ड कप से पहले जो बिल्डअप था, वो ये जिसकी वजह से शुभमन गिल को वर्ल्ड कप में जगह मिली थी, वो ये था कि रोहित शर्मा तो जैसा खेल रहा है वो खेल ही रहा है, दूसरे एंड पे शुभमन गिल भी काफी अटैकिंग खेलता है, नॉट एज अटैकिंग जितना कि रोहित शर्मा खेलता है, लेकिन उसकी करियर स्ट्राइक रेट 100 के ऊपर की है भाई, और 60 की एवरेज है। तो वो स्टैट्स वहां तक पहुंचे इसीलिए बिकॉज उसका ब्रांड ऑफ क्रिकेट भी वैसा ही था कि शायद मैं 150 की स्ट्राइक रेट से नहीं खेलूंगा क्योंकि वो काम रोहित शर्मा का है, पर मैं खुद भी 100 की स्ट्राइक रेट के आसपास हिट कर रहा हूँ, विच मीन्स कि 10 ओवर में 70-80 रन तो आ ही रहे हैं भाई। और फिर मैं लंबा खेल लिया तो मैं विराट कोहली के साथ और चलाऊंगा। विराट कोहली जब बैटिंग कर रहा होगा तो मैं उसको भी टाइम दूंगा, फिर मैं रोहित शर्मा वाला रोल थोड़ा बहुत खेलूंगा वहाँ पे। तो गिल का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर वही था, एंड इस सीरीज में हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिला। अब आप आर्ग्यू कर सकते हो कि हर बैटर की ये प्रॉब्लम रही है इस सीरीज में, स्ट्राइक रेट्स कम है, रन नहीं बन रहे। मतलब विराट कोहली से ज़्यादा रन और गिल से ज़्यादा रन उस अक्षर पटेल के हैं। ये जितने भी बैट्समैन के साथ प्रॉब्लम आई है, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा डीप रूटेड प्रॉब्लम है। एंड वो एकदम घुस के अंदर जाओगे ना तो कहीं ना ही करके आ जाएगा कि भाई इनकी स्केड्यूलिंग कितनी गंदी है मैचेस की। क्यों? मतलब भाई अगर आप जनवरी से लेके अब लगातार T20s खेलते आ रहे हो सारे प्लेयर्स, तो आपका इट इज बाउंड टू हैपन कि आपका गेम थोड़ा सा ODI में गिरेगा। T20 वर्ल्ड कप होना था तो मुझे लगता है सही करा एकदम। मुझे लगता है कि जो सबकी प्रॉब्लम है स्पिन के अगेंस्ट वो तो है ही, पर वो ना जैसे कभी कभी होता है ना कुछ सिचुएशन में आपकी प्रॉब्लम और एग्जैजरेट हो जाती है, एक्चुअली में जितनी प्रॉब्लम है उससे ज्यादा दिख रही है। वो इसलिए बिकॉज यहाँ पे पिचेस ऐसी थी। अगर ये मैचेस इंडिया में हो रहे होते तो मैं इतने कम रन नहीं बनते हुए देखते किसी भी। हाँ डेफिनेटली, जो वही तो थीक्षाना ने बोला है। हाँ, इसका कहने का मतलब ये नहीं कि गिल का हम लोग जस्टिफाई कर देंगे। आई थिंक गिल वाज अलोंग साइड परहैप्स श्रेयस अय्यर वन ऑफ द वर्स्ट बैटर्स ऑफ दिस सीरीज फॉर इंडिया। ओके, बैटर्स की बात कर रहा हूँ, ऑलराउंडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। विराट कोहली को भी तुम कितना भी कह लो, एटलीस्ट ही लुक्स मोर कंफर्टेबल ऑन द बॉल। गिल इज नोवेयर क्लोज राइट नाउ। एंड बात वही है कि अभी यू विल स्टिल बैक गिल, या फिर तुम किसी और के साथ जाना चाहते हो? नहीं भाई, डेफिनेटली गिल। जिस टाइप के उसके स्टैटिस्टिक्स हैं, लास्ट ईयर 2023 में बेस्ट ODI बैट्समैन था वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इस टाइम पे भी रैंकिंग के हिसाब से भी इफ यू वांट टू सी तो वो रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों के ऊपर है। आई थिंक इधर वे भाई, और देयर इज नोबडी। वाइस कैप्टन है भाई, वाइस कैप्टन है, प्लस ऐसा और कौन सा ओपनर है जो आप खिलाओगे उसकी जगह? जायसवाल का ODI कहाँ खेला है वो बंदा?
अब वही है ना कि आप एकदम से 3 ओडीआई में कर दोगे चेंज, वही वाली इतना बात बहुत ही ज्यादा रिएक्शनरी होगा। प्लस आई थिंक है। ईशान किशन वापस ले भाई, गिल का भी मतलब लोग बहुत ज्यादा रिएक्शनरी हो जाता है टाइम्स। हाँ क्रिटिसिज्म है, ये कोई मना नहीं कर रहा, बट सूली पे मतलब एक सर्टेन प्लेयर है येलो जर्सी में उसका फैन बेस सूली पे चढ़ाने में लगा हुआ है भाई इंसान, वो सब इंडियंस है भाई। तो कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करो, ऐसे ये नहीं कि बता तुम किसी और को नीचा दिखा के तुम्हारे प्लेयर को टीम में जगह नहीं मिलने वाली है अगर तुम उस सपने में हो तो अब जो अगर वाइस कैप्टन है हमारी कंट्री का उसको बैक करो, बट क्रिटिसिज्म तो पूरा बनता है भाई शुभमन गिल को, कोई क्वेश्चन ही नहीं है इस पे। नेक्स्ट इज वॉशिंगटन सुंदर। आई थिंक मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर इस सीरीज का सबसे बड़ा हाईलाइट है मेरे लिए। मतलब बॉलिंग में टॉप विकेट टेकर है, बैटिंग में भी उसने काफी प्रॉमिस दिखाया है। अगर वो एक नंबर 8 का बैटर होने वाला है हमारे लिए, बहुत प्रॉमिस दिखाया बंदे ने। उस बंदे ने जिम्बाब्वे वाली सीरीज में बहुत मैन ऑफ द सीरीज बन के बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, यहाँ पर भी बहुत प्रॉमिस दिखाया है। एंड हमने ये लास्ट पॉडकास्ट में कहा था जैसे कि अगर वॉशिंगटन सुंदर क्लिक कर गया तो वो जो प्रोफाइल का प्लेयर है वो हर मैच में स्टार्ट करेगा। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, लो डाउन दी ऑर्डर, राइट आर्म ऑफ स्पिनर, अगर वो क्लिक, अच्छा फील्डर है, क्लिक कर दिया तो वो नो ब्रेनर है, हर मैच में खेलेगा वो बंदा। बहुत बड़ा पॉजिटिव है इंडिया के लिए, बहुत पॉजिटिव है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी टीम के लिए, जो कि हमने स्टार्टिंग ऑफ द पॉडकास्ट में डिस्कस करा था ये कि गौतम गंभीर के अंदर बहुत सारे ऑलराउंडर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। अगर वो ऑलराउंडर्स परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारी टीम, हमारे पूरा जो ग्रुप है एज अ टीम वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने वाला है। वो डेप्थ भी प्रोवाइड करेंगे, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में भी अच्छा है वॉशिंगटन सुंदर। सो एक वो 3D प्लेयर जो कहते हैं, आई थिंक जितने 3D प्लेयर्स हम लोग भर सकते हैं टीम के अंदर उतना अच्छा है, और ये मेरिट पे आ रहा है वो और भी अच्छा है। ऐसा नहीं कोई कोटा है इस चीज का। बहुत बढ़िया लगा मुझे देख के उसको। नेक्स्ट इज श्रेयस अय्यर, जिसने कि 3 मैच में 38 रन मारे हैं। एंड हमने डिस्कस कर रही है कैसे श्रेयस अय्यर हैज बीन अ बिग डिसअपॉइंटमेंट दिस सीरीज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है श्रेयस अय्यर की कि भाई वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा खेला था, बट उसके बाद से कहाँ कितना अच्छा खेला है, राइट। एंड अब वो क्या अगले 6 महीने तक फिर से नहीं खेलने वाला, क्योंकि अब ओडीआई 6 महीने बाद है। तो श्रेयस अय्यर के साथ वही है कि यार अब अपने वर्ल्ड कप के ग्लोरी पे कब तक जियोगे, क्योंकि अब यू आर नॉट दैट बिग ऑफ अ प्लेयर कि आपके स्टैचर के ऊपर हम कह देंगे आप खेलते रहो। सेकेंडली अय्यर के साथ वही प्रॉब्लम है कि अब वो कंसिस्टेंसी का कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है। अगर वो फॉर्म में तो तोड़ ही देगा, बट कब आएगा फॉर्म, कब रहता है कब जाता है। एंड लास्टली स्पिनर्स के अगेंस्ट खेलो, उसका स्ट्रेंथ है। यहाँ पे कोई बाउंसर्स वाले का कोई एक्सक्यूज था नहीं, आप उस पर बीट हो रहे हो तो आपकी स्ट्रेंथ है क्या फिर। एंड आई थिंक काफी लोग जो कि एग्जांपल देंगे कि 2023 वर्ल्ड कप से पहले भी वो ऑलमोस्ट आउट ऑफ द सीन था, इंजर हो गया था, देन आती उसने परफॉर्म कर दिया। पर आई स्टिल थिंक कि वो जो वर्ल्ड कप था वो मतलब इट वाज अ कल्मिनेशन भाई। सबने आके एकदम, आई रिमेंबर हम लोग एशिया कप स्टार्ट होने से पहले हम लोग सोचते थे कि इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती है। जब एशिया कप खत्म हुआ, जब हमने ट्रॉफी उठाई एंड जब वो आती उन लोगों ने 100 मार दी, केएल राहुल ने 100 मार दी थी, श्रेयस अय्यर ने 100 मार दी थी, तब हमने प्रेडिक्शन वीडियो में कहा था भाई इंडिया जीत रही है, क्योंकि सारे प्लेयर साथ में आ गए हैं और सभी फॉर्म के अंदर आ गए हैं। तो आई थिंक एक वो वर्ल्ड कप कुछ ज्यादा स्पेशली इससे था क्योंकि हर कोई फॉर्म में था, एंड वो चीज बार बार होना बहुत ही ज्यादा इम्प्रॉबेबल चीज है, वो नहीं हो सकती बार बार चीज। होपफुली हो जाए, बहुत ही अच्छा है, बट श्रेयस अय्यर एज यू सेड ना कि वो अभी उसका कैलिबर उतना नहीं है कि आप उसको सिर्फ नाम के बेसिस पे लोगे टीम के अंदर। तो अब जो भी अगर उसे चांस मिलता है टेस्ट सीरीज में, क्योंकि अगर इंडिया में होगी तो भाई आई थिंक हो सकता है चांस मिल जाए उसे। ऑल्दो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है भाई, बाकी लोगों ने परफॉर्म कर दिया एंड आई डोंट थिंक ही डिजर्व्स टू बी इन द टेस्ट टीम आल्सो। मतलब अगर मिलता है तो अभी तुम ये देख रहे हो पंत वापस आ रहा है, केएल राहुल वापस आ रहा है, विराट कोहली वापस आ रहा है, सब हो रहे हैं, और बैकड्रॉप पे अभी जुरेल है, सरफराज खान है, सारे प्लेयर्स भरे पड़े हैं। तो कहाँ से जगह बनेगी? बहुत मुश्किल है। तो भाई वो 3 ओडीआई सीरीज मिलेंगी एंड उसमें उसका परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना ऋषभ पंत जस्ट पीछे उसके, वो आ सकता है टीम में। फिर शिवम दुबे आएगा एंड यहाँ से हम थोड़े ऑलराउंडर्स की बात करेंगे। शिवम दुबे ने बैटिंग के साथ इतना इंप्रेस नहीं करा, पहले मैच उसको फिनिश करना चाहिए था, बट मुझे लगता है उसको अगर आप शार्दुल ठाकुर वाले रोल में रख रहे हो ना तो वो थोड़ा सा यूजफुल हो सकता है, बट क्या उसको स्टार्ट करना चाहिए? मैं फिर भी कहूंगा उसको टीम में नहीं होना चाहिए। पर्सनली उस लेवल का नहीं लगा मुझे जितना हमें चाहिए। एज ऑफ नाउ तो नहीं है, ऑल्दो उसने बॉलिंग काफी अच्छी करी। मैं वही कह रहा था कि आई थिंक ये चीज बहुत अच्छी भी थी रोहित शर्मा की तरफ से कि हमने देखा कि हमने कितना डिस्कस करा है कि अगर शिवम दुबे को अब भी टीम में ले रहे हो तो फिर बॉलिंग कराओ भाई। पर पॉइंट भाई उसे बॉलिंग सिर्फ 10 ओवर करी है 3 मैच में, मतलब एटलीस्ट कर ही रहा है। मुझे बस ये देखना था कि शिवम दुबे साहब बॉलिंग करा, ट्रीट हिम एज एन ऑलराउंडर ना, जिस बेसिस पे आपने टीम के अंदर लिया है, वरना रिंकू सिंह जैसे प्लेयर्स को चांस दे दो, अगर सिर्फ बैटिंग में देना है। हाँ वो भी बॉलिंग कर लेगा।
तो बस ये मुझे अच्छा लगा देखने को कि शिवम दुबे से बॉलिंग कराई तो है, एंड होपफुली आगे भी अगर उसे चांस मिलता है तो उससे बॉलिंग कराई जाएगी। बट आई थिंक वही, अगर स्पिनिंग कंडीशंस हैं तो नंबर 8 पे मैं तो वॉशिंगटन सुंदर को रखूंगा। प्रॉब्लम ये है कि जब पेस कंडीशंस आएंगी तब वहां पे आप नंबर 8 पे एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहोगे, और तब ये इशू उठेगा इंडियन टीम का। चलो देखते हैं, जब वो आएगा तब आएगा। नेक्स्ट इज केएल राहुल। आई थिंक 31 रन मारे 2 मैचेस में, एंड साथ में ऋषभ पंत की बात कर लेते हैं, 1 मैच ही खेला, 6 रन मारे। केएल राहुल ने फिर से कॉन्फिडेंस तो नहीं दिया, बट केएल राहुल ने पिछले 1-1.5-2 साल में बहुत करा है कि हम लोग उसको ट्रस्ट कर सकें इस चीज़ के ऊपर। आई जस्ट होप कि भाई वो बंदा क्लिक कर जाए, क्योंकि केएल राहुल के साथ वो प्रॉब्लम है। आप वो ही कुड बी इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, बट जब वो क्रंच मोमेंट आता है ना, जैसे वर्ल्ड कप फाइनल था, भाई 20-25 ओवर तक बाउंड्री ना आना वाज एबनॉर्मल। वो डर हमेशा रहता है केएल राहुल। आई थिंक जो सब लोग कॉल आउट करते हैं मेंटालिटी फैक्टर, वो थोड़ा सा इशू है केएल राहुल के साथ, एंड वही बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि वो प्लेयर बहुत ही तगड़ी क्वालिटी का है, एंड जब वो अपने फॉर्म में होता है तो आप आउट कर ही नहीं सकते भाई। वैसा टाइप का प्लेयर है वो, एक्चुअली में उतना सेफ प्लेयर है वो, इतना है, मतलब ऑल्दो उसका पहले T20 गेम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बट इवन नाउ ODI टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा सेफ प्लेयर हो सकता है वो। तो आई थिंक वही हम लोग बस होप कर सकते हैं कि वो अपने फॉर्म में आता है, एंड वही ये 3 मैचेस से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए उसको जज करने में। इतने में भी पिछले 1-2 साल के रिकॉर्ड पे भी तुम ये कहोगे कि ही इज मोर कंसिस्टेंट दैन अपना ऋषभ पंत एंड श्रेयस अय्यर। हाँ डेफिनेटली। तभी मैं यही इसलिए कहता हूँ कि मेरे को अभी भी टीम बनानी है, तो फिर मैं उसको पहले केएल राहुल को ही रखूंगा। बट भाई कोई एक्सक्यूज नहीं है, आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। नाउ लेट्स कम टू द बॉलर्स। रियान पराग की बात कर लेंगे साथ में, बॉलिंग के साथ ही उसकी। वॉशिंगटन सुंदर द टॉप विकेट टेकर, 5 विकेट लिए 3 मैचेस में, 3.88 की इकोनॉमी है। वंस अगेन स्टार शो हमारा रहा है, बट वी नीड बेटर आउटपुट फ्रॉम स्पिनर्स। कि भाई हमारे स्पिनर्स ने, चलो हम लोग टॉस हार के पहले बॉलिंग कर रहे थे, शायद इसलिए सबके विकेट थोड़े कम है, पर फिर भी हमें थोड़ी और बेटर बॉलिंग करनी चाहिए थी। वॉशिंगटन सुंदर को थोड़ा एक्सक्यूज मिल सकता है, बिकॉज अभी टीम में आया है, अभी तो क्या मतलब ऐसे कुछ सालों से है, बट मतलब कितना ही खेला है, तो उसके बाद भी वो टॉप विकेट टेकर रहा है, बड़ी बात है। तो मैं वॉशिंगटन सुंदर को ज्यादा नहीं कहूंगा, बट नेक्स्ट गाय कुलदीप यादव जिसने 4 विकेट लिए हैं 3 मैच में, उससे आई थिंक वी वर एक्सपेक्टिंग अ बिट बेटर। कुलदीप यादव he was still amazing, but we expected better. आई थिंक वो विकेट्स वाले फैक्टर में आपको ज़्यादा देखने का था, एंड कुलदीप यादव पे एक्स्ट्रा प्रेशर इसलिए होगा क्योंकि एक आउट एंड आउट स्पिनर इस टाइम पे टीम के अंदर वही है, बाकी लोग ऑलराउंडिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग पेसर्स की बात करते हैं, गाइज लाइक अर्शदीप या फिर सिराज इस पूरी सीरीज के अंदर, कि आप ऐसा तो नहीं आप बैटिंग कर रहे हो, एंड फील्डिंग का भी ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ प्रेशर तो दिया नहीं जाता प्लेयर्स पे, तो आपको एक आपका जो एबिलिटी है आपको उसके अंदर ही जस्टिफाई करना है अपने आप को, जो कि पेसर्स नहीं कर पाए। कुलदीप यादव ने, आई एम नॉट सेइंग कि कुलदीप यादव ने नहीं करा, बट वो विकेट्स वाले फैक्टर हम लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे। वो फ्रंट लाइन स्पिनर है हमारा, वही लीड कर रहा है पूरे अटैक को, एक्सपीरियंस्ड है, वर्ल्ड कप खेल चुका है, दैट इज़ वाई हमारी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज़्यादा थी उससे, एंड वही थोड़ा सा अंडर डिलीवर करा उस चीज़ का। बट ही वॉज परहैप्स द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर जो हमारी टीम का था, तो उसने कुछ तरीके से तो कंट्रीब्यूट करा ही है। उसके बाद आते हैं अक्षर पटेल, जिन्होंने भी 4 विकेट लिए हैं। अक्षर पटेल का भी आई थिंक बहुत अच्छा सीरीज रहा है ये, बट वही अब बेटर एक्सपेक्ट करते हो बॉलिंग से। एंड अगर सारी बॉलर्स का कमी है ना, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद क्या वही टॉस का भी चक्कर था या क्या था, फिर सारी स्पिनर्स का फॉर्म खराब था, कुछ एबनॉर्मल चीज़ तो है। एंड जब भी एबनॉर्मल चीज़ है ना, तो फिर वही इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जैसी नॉर्मल उस पर स्टेट पे आप आओगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्लिक तो करेंगे कुछ ना कुछ, क्लिक करेंगे कभी ना कभी, तो इतना इशू नहीं है। बट हाँ, तो यू एक्सपेक्ट बेटर दोनों स्पिनर से। उसके सरप्राइजिंगली रियान पराग आता है भाई टॉप विकेट टेकर्स की लिस्ट पे। रियान पराग ने जो बैटिंग भी दिखाई थी थोड़ी बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा था, इंटेंट दिख रहा था, बॉलिंग में जो उसने करके दिया है। पहले मैं एक चीज़ ये जरूर कहूँगा, श्रीलंका मैचेस हुए हैं, विकेट्स बहुत टर्न कर रही थी, तो ऑफकोर्स रियान पराग की जो बॉलिंग है वो थोड़ी एक्चुअली होने से बेटर लग रही होगी। उसके बावजूद जो उसने बॉलिंग करके दी है भाई, वो बंदा लेग स्पिन भी फेंक रहा था बीच में, आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड। एक वो प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह खेल सकता है नंबर 4 पे, जो युवराज सिंह के टाइम पे हम देखते थे कि बंदा 10 ओवर फेंक सकता है पोटेंशियली, और नंबर 4 पे बैटिंग कर सकता है अग्रेसिवली। इवन मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ ये रियान पराग से। जब उसे वो कैप दी जा रही थी, विराट कोहली ने जो कहा था कि इससे बेटर सिचुएशन नहीं मिलेगी ओडीआई कैप की, आपका डेब्यू इससे बेटर सिचुएशन में नहीं हो सकता है कि आप इस टाइम पे 1-0 डाउन हो सीरीज में और फिर आप कम बैक करा सकते हो टीम को। एंड
कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जहां पे मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई हो सकता है बंदा अकेले पलट दे पूरी टीम को, क्योंकि बैटिंग में भी जैसे तुमने कहा कि इंटेंट दिख रहा था, उससे आके हो सकता था कि कुछ चीज़ें टर्न अराउंड हो जाती उसके चलते। एंड बॉलिंग में भी जब कोई विकेट नहीं ले पा रहा था तो बीच में रियान पराग ही था जिसने वो क्रूशल ब्रेक थ्रूज दिलवाए थे। तो मुझे यही लगता है कि रियान पराग में जितना पोटेंशियल है इस टाइम पे, एंड आई थिंक गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, ये सारे जो प्लेयर्स हैं वो लोग ट्रस्ट दिखा रहे हैं रियान पराग में। जो एबिलिटी उसकी है बहुत क्रूशल हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड फॉर टीम इंडिया, बोथ T20s में भी और ODIs में भी। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है भाई। नेक्स्ट जो जल्दी से दो लोगों की बात करना चाहता हूँ, उनका स्टार्ट शीट ढूंढ रहा था मैं, सिराज और अर्शदीप सिंह। भाई सिराज ने 3 विकेट लिए हैं, इकोनॉमी 6.28 की है, ठीक है, और अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिए, इकोनॉमी 6.17 की है। हाँ। कोई एक्सक्यूज नहीं है भाई। हाँ, वन ऑफ द वर्स्ट सीरीज फॉर आवर पेसर्स। हाँ हाँ डेफिनेटली। एंड कितना भी आप लोग कह लो कि पिच ऐसी थी, पिच वैसी थी, ऐसे नहीं बॉलिंग कर सकते भाई, नहीं बॉलिंग ऐसे नहीं कर सकते। एंड ये एक्सक्यूज ना, मतलब भाई हम इंडियन टीम है। हाँ, हम लोग श्रीलंका के पास गए, जो कि श्रीलंका वालों ने खुद नहीं सोचा होगा भाई कि वो लोग जीत जाएंगे सीरीज। तो तूने तो बिल्कुल नहीं सोचा होगा। हाँ भाई, हम लोग क्या ये एक्सक्यूज देंगे कि हम लोग की पिच अच्छी नहीं थी इसलिए लोग बॉलिंग नहीं कर पाए? क्वालिटी बॉलर्स तो है ही ना, ऐसा नहीं कि क्वालिटी बॉलर्स नहीं है। तो कोई भी पिच पे जाओगे आपसे ये एक्सपेक्ट करा जाएगा कि आप परफॉर्म करो उस पिच पे। शायद अपने एकदम टॉप लेवल पे ना कर पाओ, बट इतना ड्रॉप इन फॉर्म नहीं होना चाहिए आपका। तो फेयर, बिल्कुल। आई होप कि इस सीरीज के बाद हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब तो टेस्ट सीरीज ही आने वाली है, 1-1.5 महीने का गैप भी है, तो बहुत लंबा ब्रेक है, बट होपफुली रिज्यूमिनेट होके आएंगे। एंड इस सही टाइम पे शायद एक ब्रेक आ रहा है। अगर अच्छी रिदम चल रही होती तो आप सोचते कि क्यों ब्रेक आ गया, रिदम अच्छी चल रही है, तोड़ो मत उसको। बट इस बुरे सीरीज से एक ब्रेक मिल जाएगा, अच्छा ही है ये ब्रेक आ रहा है अभी। क्रिकेटर्स को भी थोड़ा सांस लेने का टाइम मिलेगा। एंड ऑन दैट नोट नाउ लेट्स मूव टू फुटबॉल। राइट, हमें ट्रांसफर्स की बातें करनी है। एंड ट्रांसफर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे विक्टर ओसिमेन की, क्योंकि मतलब हमें 4 बेसिकली ट्रांसफर्स की बात करनी है एंड हम लोग इंपॉर्टेंस के हिसाब से चलेंगे। विक्टर ओसिमेन वो प्लेयर है जो कि आगे जाके बहुत बड़ा स्ट्राइकर बन सकता है। ही इज जस्ट 25 राइट नाउ एंड इस टाइम पे नापोली में खेल रहा है, बट बहुत हाई प्रोस्पेक्ट है। एंड ओवर द लास्ट 2 ईयर्स उसने वो डिलीवर भी करके दिया। तो मतलब ये नहीं कह सकते कि मतलब आगे जाके प्लेयर अच्छा बन जाएगा, ऑलरेडी वो काफ़ी अच्छा प्लेयर बन चुका है। एंड दैट इज़ वाई जब नापोली और ओसिमेन के बीच में चीज़ें थोड़ी ब्रेक डाउन हो गई, उसके चलते नापोली को काफ़ी सारे ऑफर्स आए हैं फ्रॉम मेनी क्लब्स, प्रीमियर लीग, PSG, काफ़ी सारे क्लब्स इन्वॉल्व हैं। बट ऐसे 2 क्लब्स हैं जो कि बहुत रियलिस्टिक ऑप्शन है कि इन दोनों क्लब्स में जा सकते हैं। उसके पीछे रीज़न भी डिस्कस करेंगे। पहला है चेल्सी। एंड विक्टर ओसिमेन ने पहले भी बोल रखा है कि उसे प्रीमियर लीग मूव करने का काफ़ी एक एक्साइटिंग ऑप्शन लगती है वो चीज़। प्लस वो ड्रॉगबा लिंक्स है, तो बीच में ये भी रूमर्स आए थे कि ड्रॉगबा ने बात करी है ओसिमेन से। बट चेल्सी अगर हम लोग बात करें तो सबको पता है उनका हाल काफ़ी गंदा है। प्री सीजन में 5 गेम उन लोगों ने खेले जिसमें से 1 गेम वो जीते और वो क्लब अमेरिका के अगेंस्ट थे। तो प्री सीजन में उनका बहुत अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ। स्क्वाड उनकी अच्छी है एक्चुअली में, आई डोंट थिंक स्क्वाड में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट क्या वो क्लिक कर पाएंगे सारे साथ में, वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। मैनेजर भी नया आ चुका है, प्लस स्ट्राइकर की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। निकोलस जैक्सन को अगर आप लेके चल रहे हो कि हम लोग एक स्ट्राइकर खिला देंगे, तो फिर आप मतलब पहले अपने सीजन वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। एंड विक्टर ओसिमेन के जैसे स्टार्ट्स रहे हैं पिछले 2 सीजन में, 57 सीरिया गेम्स उसने खेले जिसमें 41 गोल्स मारे। बहुत अच्छा उसका रेट है एक्चुअली गोल्स मारने का। एंड पॉइंट ये कि ओसिमेन अमंग्स द टॉप होगा भाई। हाँ, ये लीग स्टार्ट्स में तो काफ़ी अच्छा है उसका। एंड अगर हम लोग उसकी सैलरी देखें तो इस टाइम पे नापोली में अराउंड 10 मिलियन थी एंड चेल्सी में जाके वो 12 मिलियन के आसपास मांग रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा एक हाइक मांग रहे हैं। हाँ, मतलब चेल्सी तो पैसे फेंक सकती है भाई, चेल्सी पैसे फेंक सकती है। और अगर आपने फालतू प्लेयर से फेंक रखे तो भाई ओसिमेन जैसा प्लेयर है उस पर तो फिर फेंकना बनता ही है। वो क्यों नहीं करेगा फिर? पॉइंट बस ये कि उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है 2026 में एक्सपायर हो रहा है एंड 2 साल अभी बचे उसके कॉन्ट्रैक्ट को। उसका रिलीज क्लॉज 113 मिलियन का है एंड शायद वो उतने पैसे वापस किसी प्लेयर पे फेंकना चेल्सी के लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा है इस टाइम पे। एंड इसलिए ही उन लोगों ने एक अलग ऑप्शन निकाला है, जो कि अगेन ये जो चेल्सी वाला जो मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसफर की, इसके बाद जो क्लब आएगा वो PSG होगा। बट चेल्सी वाला जो ट्रांसफर है ये एक्चुअली विन विन सिचुएशन हो सकती है दोनों क्लब्स। मुझे लगता है थोड़ा शॉर्ट सेल नहीं कर रहा अपने आप को चेल्सी जाकर। वो जिस कैलिबर का प्लेयर है ही कैन गेट मतलब मुझे लगता है कि इस टाइम पे और कौन सा क्लब है जिन्हें स्ट्राइकर की जरूरत है? बड़े क्लब्स। जैसे सिटी के पास ऑलरेडी है, मैड्रिड के पास ऑलरेडी है, बार्सा के पास ऑलरेडी है,
एटलेटिको तक के पास आ गया है। को मतलब बारसा इतने पैसे इधर वे खर्च नहीं कर खर्च नहीं सकती कर ना, सकती। तो वो ऑप्शन वैसे भी नहीं है। ऑप्शन होता तो जाते थे जरूर। पीएसजी एक और क्लब है, बट आई वुड आर्ग्यू कि पीएसजी जाने से PSG अच्छा है कि आप चेल्सी चेल्सी चले जाओ, जाओ हाँ। भाई, रेलेवेंट रह सकते हो। इससे पहले तक जितने भी क्लब, जितने भी प्लेयर्स गए थे वहां पे, वो इसलिए गए थे क्योंकि एक तो ऑलरेडी एम्बापे, तो कुछ आई बॉल्स तो है ही वहां पे। हाँ। अब एम्बापे ही गया तो आई डोंट थिंक विक्टर ओसिमन का भी वो कैलिबर है कि लोग भाई विक्टर ओसिमन खेल रहे हैं, इससे हम लोग नहीं, पीएसजी को वो तो देखेंगे, बिल्कुल वो चांस नहीं है इस टाइम पे। सो चेल्सी जाना मैं आर्ग्यू करूंगा कि बेटर ऑप्शन है उसके लिए। एंड क्यों ये विन विन डील हो सकती है दोनों क्लब्स के लिए, कॉन्टे इस टाइम पे नेपोली में, एंड कॉन्टे ने ओपनली आके बोला है कि उसे लुकाकू के साथ खेलने का मन है। एंड चेल्सी फैंस तो मतलब भाई हाथ धो लेंगे कि इसे 2-3 मिलियन में भी अगर जाना पड़ रहा है तो भेजो। जिस तरीके से लुकाकू के कमेंट्स ने एक तरीके से चेल्सी का सीजन डीरेल करा था, जो उसने उल्टी सीधी चीजें बोली थी। सीजन डीरेल क्या भाई, मतलब एक बंदे के कहने से सीजन थोड़ी भाई पॉइंट ये था ना कि आपकी 100 मिलियन साइनिंग थी और आपने पूरा ये सोचा था कि ये बंदा हमें लीड करेगा, एंड वो एकदम से उस बंदे ने ऐसी चीजें बोल दी, तो आपका एक वो प्लान जो था, स्ट्रक्चर, वो पूरा बिगड़ गया उसके चक्कर में, कंटिजेंसी आ गई बीच में। आ गई। एंड उसके अंडर लुकाकू के लिए भी चीज डील अच्छी हो सकती है, क्योंकि 2020 और 2021 सीजन जो था कॉन्टे के अंदर एट इंटर मिलान, तब लुकाकू ने 36 गेम्स में 24 गोल्स मारे थे। इंटर मिलान में तो सबको पता है लुकाकू वाज अ बीस्ट भाई उस टाइम पे, जब वो रोनाल्डो के साथ खेल रहा था। बेसिकली वी आर सेइंग कि लुकाकू एक और नए क्लब में जा रहा है, हाँ 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 इन सीरिया। हाँ हाँ, भाई क्या कोई लॉयल्टी कोई लॉयल्टी नहीं है, चीज आई नहीं थिंक लुकाकू, है। एंड आई थिंक इसीलिए ही सारे फैंस उससे हिट करते हैं, क्योंकि ये लेजिट हर सीजन अपना क्लब बदलता है, एंड एट टाइम्स इन द सेम लीग। राइट, तो आप क्या ही इसके जो भी शब्द हो उसको आप किस बेसिस रिस्पेक्ट पे, नहीं है अपने क्लब के, हाँ कोई रिस्पेक्ट है नहीं एक्चुअली में। बट पर्सनली उसके लिए चीज अच्छी हो सकती है, क्योंकि उस मैनेजर के अंडर ऑलरेडी खेला हुआ है, वो मैनेजर चाहता है, चेल्सी चाहती है ऑफलोड कर दे, एंड इसीलिए यहाँ पे एक डील स्ट्राइक हो सकती है जहाँ पे इतना पैसा तो तब भी देना पड़ेगा चेल्सी को, बट लुकाकू जो है वो जाए नापोली में ऑन अ परमानेंट बेसिस, विक्टर ओसिमेन जाएगा ऑन लोन बेसिस फॉर 1 year एट चेल्सी विद एन ऑप्शन टू बाय। तो अगले सीजन में जाके चेल्सी बाय भी कर सकती है उसको। बट ये डील एक्चुअली में स्ट्राइक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं इस टाइम पे, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। एंड यही मेरा पॉइंट था कि ये चीज़ इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। ओसिमेन को कहीं और जाना है, चेल्सी में जाके एटलीस्ट रेलिवेंसी वाला फैक्टर तो है, अगर वो परफॉर्म करता है। और मैं ये भी आर्ग्यू करूंगा कि चेल्सी की जैसी स्क्वाड है वो यूरोपियन प्लेसेस के लिए कॉम्पीट कर सकते हैं भाई, इतनी गंदी स्क्वाड नहीं है उनकी, बस वो क्लिक कर जाएं तो अच्छा होगा। तो ओसिमेन के पास एक अपॉर्चुनिटी है, चेल्सी का अच्छा स्ट्राइकर मिल रहा है, नापोली जो स्ट्राइकर चाहती है उसे वो मिल रहा है, लुकाकू जिस मैनेजर के अंडर खेला हुआ है अच्छी तरीके से वहां पे हो जा रहा है। तो जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व है, जो कि बहुत हमें रेयर देखने को मिलता है ऐसे केसेस में, अभी करंट सिचुएशन से बेटर हो जाएंगी सारी, सबकी बेटर हो जाएगी। तो ये डील एक्चुअली में स्ट्राइक होती है तो सबके लिए अच्छा है। पर जो दूसरा क्लब है विच इज पीएसजी, उसके रूमर्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अभी तक वो लोग अल्वारेस के पीछे जा रहे थे। अल्वारेस चला गया एथलेटिको मैड्रिड, एम्बाबे जा चुका है, कोलू मुआनी और रामोस जो कि एज अ सेंटर फॉरवर्ड खेलते थे, दोनों ने बहुत अच्छा प्रूफ करके नहीं दिया है। तो एक सेंटर फॉरवर्ड अगर उन्हें मिलता है, पर भाई मतलब तुम 2 सेंटर फॉरवर्ड लेके बैठे हो, उनको अभी इतनी जल्दी हाँ, डिस्कस कर लोगों ने दोगे? वो तो है, वो तो ये है। पीएसजी बेवकूफी कर रही है ना, उनको जरूरत है नहीं एक्चुअली। हाँ, और ऑल्दो कोई सरप्राइज नहीं है इस चीज से। अगर वो लोग ओसिमेन के पीछे जाते हैं तो वो उनके प्रोजेक्ट के लिए तो सेंस बनाएगा अगर ओसिमेन जैसा प्लेयर आ जाता है। बट ओसिमेन के लिए वो चीज़ आई होप ना करे, क्योंकि एक क्वालिटी प्लेयर है, आई डोंट वांट कि वो एक लीग 1 जैसी लीग में चला जाए, पीएसजी जैसे क्लब के लिए खेले। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो जाए। ऑल्दो पीएसजी ने अभी तक एक अप्रोच रखी नहीं है, बट ये रिपोर्ट्स ओपनली आ चुकी हैं कि पीएसजी मतलब देख रही है, मॉनिटर कर रही है इस ट्रांसफर को एक्चुअली में, एंड देख रहा है कि वो लोग आ सकता है नहीं आ सकता। ओसिमेन के लिए मैं यही कहूंगा कि आई होप कि वो चेल्सी जाता है। एंड फिनिशिंग दैट टॉपिक, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांसफर, जो कि है किएजा। एंड किएजा काफी सारे क्लब्स के साथ इन्वॉल्व था, इंक्लूडिंग बार्सिलोना। एंड बार्सिलोना अगर जाती ना किएजा के पीछे तो एक्चुअली में सेंस बनाता वो। क्या सेंस बनाता भाई? राइट विंगर नहीं, वो लेफ्ट विंग खेल सकता है। इनफैक्ट जब वो रोनाल्डो नहीं, इनफैक्ट जब वो रोनाल्डो गया है उसके बाद से मोस्टली लेफ्ट विंग पोजीशन पे ही खेला है। स्ट्रॉन्ग फुट क्या है? राइट, तो फिर वही ना। अच्छा नहीं, सॉरी, राइट, वो स्ट्रॉन्ग फुट राइट है। हाँ वही तो राइट विंग पर क्यों खेल रहा था वो? फियोरेंटिना में एज अ राइट विंगर खेलता था, यूवेंटस में रोनाल्डो था तो राइट विंग पे खेलता था, पर जब से वो गया उसके बाद से वो काफी बार लेफ्ट पे खेला है। तो किएजा, और प्लस द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट है कितने पैसे में वो जाने को रेडी है। यूवेंटस ने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये करी, जो भी उनका मैनेजर है थियागो मोटा, उसने ये ओपनली आके कह दिया, 7-8 प्लेयर्स की लिस्ट दे दी कि ये प्लेयर्स हमारे प्रोजेक्ट में नहीं है और इन्हें निकाल देंगे हम लोग। सबसे बड़ी गलती इसलिए थी
क्योंकि इसके चक्कर में सबको पता है यूवेंटस इज डेस्परेट, ये प्लेयर्स जाएंगे ही जाएंगे, तो इनकी ट्रांसफर जो कि फी थी वो ऑलरेडी नीचे आ जाएगी, क्योंकि सबको पता है बेचना तो उन्हें पड़ेगा ही। एंड यूवेंटस के लिए एक तरीके से सेंस इसलिए बनता था क्योंकि 2025 में ऑलरेडी उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता, तो फ्री में लीव करता, तो उससे अच्छा है कि 10-15 मिलियन जो भी मिल रहा है आप ले लो। इसलिए उन्होंने इनिशियल डील ही 25 मिलियन की रखी थी, बट अभी कोई क्लब आया नहीं तो उन लोगों ने और कम करके 15 मिलियन तक कर दिया। 15 मिलियन में अगर आपको किएजा जैसा प्लेयर मिल रहा है, क्या डाउनफॉल है बेचारे का? लेकिन डाउनफॉल है ना, इसके पीछे के रीजन है, एक तो वो जो इंजरी थी जो ACL टाइप हुई थी उसके बाद से वो उतना कंसिस्टेंट नहीं है, बट वो एक्स फैक्टर उसके अंदर है, मतलब एक अच्छा विंगर बन सकता है। जब रोनाल्डो यूवेंटस में था तो ऑफ कोर्स काफी लोग देखने वाले थे यूवेंटस को, उसके चक्कर में उसको काफी आई बॉल्स मिल गई, प्लस वो खेला बहुत अच्छा। वो पोर्तो वाले गेम में किएजा ही था, रोनाल्डो नहीं था भाई उस गेम में, लेट्स बी ऑनेस्ट। एंड किएजा अगर ऐसे इतने कम पैसों में जाता तो अच्छा होगा, बट एक प्रॉब्लम जो है आई थिंक अभी ट्रांसफर मार्केट के टाइम पे रोमा आई थी उसके पीछे कि हम ले लेंगे इसे, और वो बंदा वेकेशन पे था, उसने कहा कि मैं वेकेशन पे हूँ, अभी मैं ट्रांसफर कॉल्स के बारे में बात नहीं कर सकता। तो थोड़ा अनसीरियस लगा भाई अपने करियर को लेके, जब आपको पता है आपको जाना ही है, एंड उसके चक्कर में रोमा मूव ऑन करके उन लोगों ने कोई और प्लेयर खरीद लिया, तो रोमा इज ऑलरेडी आउट ऑफ द इक्वेशन। तो बाकी जो प्लेयर्स बनते हैं इस टाइम पे, एक इंटर मिलान है, एंड इंटर मिलान का सबसे लाइकली ट्रांसफर होने वाला है ये। इंटर मिलान रेडी है लेने को, आई थिंक बस प्रॉब्लम ये आई है कि काफी प्रीमियर लीग क्लब्स ने भी अप्रोच करा ऐसे, पर वो सरप्राइज इस चीज से थे कि 15 मिलियन में हम खरीद तो सकते हैं, बट ये वेजेस कितनी मांग रहा है भाई, कितनी, मतलब वो एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बट अपेरेंटली इसलिए वो लोग थोड़ा बैकआउट कर गए उस चीज से। यूनाइटेड वगैरह भी इन्वॉल्व थे उस चीज के अंदर, बट यूनाइटेड में एंटनी और सैंचो दोनों ही रुक रहे हैं, दोनों ही कोई मिल नहीं रहा कोई बंदा। सैंचो भाई क्या करेंगे भाई, उसका पॉइंट ये वो लोग बेचना चाह रहे थे बट कोई मिल ही नहीं रहा कोई बायर खरीदने के लिए। बोरुसिया डॉर्टमुंड क्यों नहीं ले रही है? मुझे लगता है उन्हें पता है भाई अच्छा खेला पिछले साल, लेकिन खेला तो अच्छा, बट आई थिंक कुछ ना कुछ उन्हें पता है भाई कि ये बंदा अब उस लेवल का नहीं है, या फिर ये उस लेवल पे डिलीवर नहीं कर पाएगा हमारे लिए, या फिर पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। अगर डॉर्टमुंड नहीं ले रही तो मतलब हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है। और एंटनी के लिए सऊदी क्लब्स आए थे, बट उसने कहा कि मुझे यूनाइटेड में ही रुकना है। तो ऑलरेडी ये विंगर्स हैं, लेफ्ट में आपके पास रैशफोर्ड, गर्नाचो, वो सब प्लेयर्स हैं, तो एक और ऐसे विंगर लेने का सेंस बनता नहीं, इसलिए यूनाइटेड ने बैकआउट कर लिया। इसलिए द ओनली लाइकली ऑप्शन इज इंटर मिलान, वो लोग रेडी है पैसे देने के लिए। इस साल यूनाइटेड से लेफ्ट विंग पे कौन खेलने का एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम? आई थिंक स्टार्ट तो गर्नाचो ही, वो रैशफोर्ड ही करेगा, बट ओवर द टाइम आई होप गर्नाचो को मिले, या फिर जैसे लास्ट ईयर लोगों ने गर्नाचो को राइट विंग पे खिला दिया था, उसमें भी वो काफी अच्छा खेल रहा था। तो वो बेवकूफी है, मतलब बेचारे को हाँ राइट, बट आई थिंक वही बेसिकली हर विंग के लिए 2-3 ऑप्शंस हैं, तो किएजा का चांस सेंस नहीं बनता इस टाइम पे। तो मुझे इसलिए लगता है कि इंटर मिलान सबसे लाइकली ऑप्शन है। बस वही है कि उसकी पर्सनल लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, क्योंकि वो इंटर मिलान गया तो डायरेक्ट राइवल में जा रहा है, एंड यूवेंटस फैंस एक्चुअली में मैनेजर के बहुत अगेंस्ट हैं इस डिसीजन को लेके कि आप किएजा क्यों बेच रहे हो भाई, क्योंकि एवरीबडी लव्स किएजा वहां पे, एंड इसलिए अगर वो इंटर मिलान जाता है तो वो जो फैंस के साथ उसका कनेक्शन है वो भी लूज हो जाएगा। तो रिमेन्स टू बी सीन कहा जाता है, बट मोस्ट लाइकली यही है कि वो इंटर मिलान जाएगा यहाँ से। जो नेक्स्ट जो बंदा है वो है ज़ुबिमेंडी, एंड अगेन ये वो प्लेयर है जिसकी बारसा से बातें चल रही थी, एंड वो बारसा क्यों नहीं जा रहा उसका भी आ गया है, क्यों नहीं जा रहा वो ये है बेसिकली कि वो रियाल सोसिएडाड छोड़ के ला लीगा में ही किसी और क्लब के अंदर मूव नहीं करना चाहता था, क्योंकि फिर वो डायरेक्ट कंपटीशन हो जाता। थोड़ा अनफॉर्चुनेट है बार्सिलोना के लिए, बट रिस्पेक्ट टू ज़ुबिमेंडी, हाँ इट इज़ व्हाट इट इज़। एंड इसीलिए ही अभी जो क्लब निकल के आया है जहाँ पे वो जा रहा है वो है लिवरपूल, एंड लिवरपूल जाता है तो इतनी क्वाइट ट्रांसफर विंडो रही है लिवरपूल के लिए, इतने शांत रहे वो लोग एक्चुअली में कि यर्गन क्लॉप गया, उसका नया मैनेजर आया आर्ने स्लॉट, सब लोग ये सोच रहे थे कि भाई क्लॉप जैसा बंदा गया है, अगर आप अभी साइनिंग्स नहीं लेके आओगे तो आप एक्सपेक्ट भी मत करो कि एक नया मैनेजर कुछ डिलीवर कर सकता है। बट अब जैसे उनकी टीम फॉर्म हो रही है, जितनी स्ट्रैटेजीली वो लोग मूव कर रहे हैं ट्रांसफर मार्केट के अंदर, आई थिंक बहुत सोच समझ के उन लोगों ने साइनिंग कर रही है। एंड अगर ज़ुबिमेंडी आ जाता है वहाँ पे, पहली बात तो उसका जो रिलीज क्लॉज है वो 50 मिलियन का है, एंड रियाल सोसिएडाड ना उन लोगों ने उसको अपनी नेक्स्ट गेम के लिए कॉल अप कर लिया ज़ुबिमेंडी को। अच्छा, तो वो लोग रिलीज क्लॉज पे कर रहे हैं ताकि रियाल सोसिएडाड इक्वेशन के बाहर ही चली जाए, एंड डायरेक्टली हम लोग प्लेयर से नेगोशिएट कर। ज़ुबिमेंडी तैयार है जाने के लिए, तो बहुत अच्छी डील हो सकती है अगर वो आ जाता है। लाइक जस्ट इमेजिन लुइस डियाज लेफ्ट विंग पे, सला राइट विंग पे, बीच में आपका नूनेज है, चलो नूनेज का यू कैन आर्ग्यू, बट चलो एक अच्छा स्ट्राइकर है, पीछे गैक्पो है एज अ अटैकिंग मिडफील्डर आप कह सकते हो। देन जो डबल पेट होगा वहां पे मैक एलिस्टर और ज़ुबिमेंडी,
कितनी अच्छी ये लाइनअप बन रही है एक्चुअली में। एंड पीछे रॉबर्टसन, एलिसन, ट्रेंट, वैन डाइक ऐसे प्लेयर्स है ही। तो एक्चुअली में अगर हम लोग ओवरऑल टीम देखे, प्लेइंग 11 देखे, तो काफ़ी अच्छी टीम बन सकती है लिवरपूल की। तो ये ट्रांसफर अगर हो जाता है तो लिवरपूल को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। एंड अगेन एज फैंस हमारे लिए अच्छा इसलिए क्योंकि नेक्स्ट प्रीमियर लीग विंडो, नेक्स्ट प्रीमियर लीग जो भी सीजन होने वाला है वो और ज़्यादा एक्साइटिंग होगा, और सारे क्लब्स कॉम्पीट करेंगे साथ में। तो अगर ये होता है बहुत अच्छा होगा। और अच्छा होता है, लेकिन आई स्टिल फील कि वो जो क्लॉप का फैक्टर था शायद उसको रेप्लिकेट करने में प्रॉब्लम आएगी जो भी नया मैनेजर आएगा। एंड वही ना हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए भाई, आर्ने स्लॉट और क्लॉप कितने यू आर ओनली हेल्पिंग द मैनेजर मोर बाय हैविंग जुबिमेंडी। हाँ, इसलिए मुझे लगता है कि हो जाए तो बहुत अच्छा है लिवरपूल के लिए। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट ट्रांसफर विच इज मैकटोमिने। एंड सारे यूनाइटेड फैंस ये चीज़ ध्यान से सुने। मैकटोमिने के लिए फैब्रिज़ियो रोमानो ने ये चीज़ बाय द वे रिपोर्ट करी है, तो ऐसा नहीं है कि कोई रूमर है। फुलहम 2 बार ऑलरेडी बिड डाल चुकी है एंड जो हाईएस्ट बिड थी वो अराउंड 20 मिलियन थी। अच्छा, यूनाइटेड जो है वो 30 मिलियन एटलीस्ट चाहती है मैकटोमिने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि उनका अकेडमी ग्रेजुएट है। मैकटोमिने बेचना क्यों है भाई? मैं यही कहना रहा था, इसके पीछे का रीज़न है कि अगर वो बेचते हैं तो वो उगारते के लिए फंड्स ला सकते हैं। तो अगर उगारते आ रहे फॉर मैकटोमिने, आई थिंक वो तो फिर अच्छी डील ही है। बट मैकटोमिने उनका वन ऑफ द बेस्ट गोल स्कोरर्स था। हाँ, एंड मैकटोमिने का आई थिंक कुछ क्रेडिट, आई नो सी काफ़ी वीकनेसेस भी हैं, बट कुछ क्रेडिट मुझे ये लगता है कि एक्चुअली में मैकटोमिने अगर किसी स्क्वाड में है, एंड स्क्वाड में कह रहा हूँ, प्लेइंग 11 नहीं कह रहा, ही इज अ वेरी गुड स्क्वाड प्लेयर। मतलब जैसे एट्रीब्यूट्स है, फिजिकल है, ऑन द बॉल, ऑफ द बेंच आके क्लच हो सकता है, गोल्स मारने का उसके पास एक वो हैबिट है, प्लस मल्टीपल पोजीशंस पे खेल सकता है, एज अ सीडीएम भी समटाइम्स खेल सकता है, उस लेवल पर डिलीवर कर सकता है, वो अलग बात है। बट फॉर अ टीम लाइक फुलहम जो कि लास्ट सीजन 13th पर फिनिश करी थी, उसके लिए बहुत अच्छी डील हो सकती है। इसलिए मुझे लगता है अगर फुलहम को 30 मिलियन भी देने पड़ रहे हैं तो भाई ठीक डील है एक्चुअली में, उनके लिए तो स्टार्टर ही होगा। तो मुझे लगता है अगर ये डील स्ट्राइक हो जाती तो बहुत अच्छा है, यूनाइटेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस टाइम पे फैब्रिज़ियो ने ये भी रिपोर्ट करा है कि ये 2 बिड्स रिजेक्ट होने के बाद फुलहम थोड़ा क्वाइट हो गई है इस चक्कर में। अच्छा, मतलब वो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि शायद एक और बिड मारेंगे, बट इस टाइम पे थोड़ा शांत हो चुकी है फुलहम। तो अगर ये बिड होती है, कुछ ना कुछ करके यूनाइटेड को जल्दी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने प्लेयर साइन तो करे हैं, बट अगर हम लोग इनकी ऑफलोडिंग्स की बात करें तो वो बहुत अच्छी रही नहीं है इस टाइम पे। ठीक है, प्लेयर भी इन्हें साइन करने और बचे हैं भैया, अभी डिलेट का आना बचा है, उसके लिए आयरन वैन बिसाका का जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, माजरूई आना, उसके लिए आयरन वैन बिसाका जाना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए लिंडलॉफ का जाना इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर हम लोग इसकी बात करें, मैकटोमिने की बात करें, अगर ये जाएगा तो ही उगारते आ सकता है। तो इन सब प्लेयर्स को एट द सेम टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रांसफर मार्केट के 2 हिस्से होते हैं, एक आप कौन से प्लेयर साइन कर रहे हो, एक आप कौन से प्लेयर्स ऑफलोड कर रहे हो, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यूनाइटेड का पॉइंट वही ना, ये लोग वेजेस इतनी ज्यादा दे देते प्लेयर्स को, स्पेसिफिकली अपने अकेडमी ग्रेजुएट्स को इतना सर पे चढ़ा देते हैं बारसा के साथ था एक टाइम पे। हाँ, कि उनका जाने का मन नहीं करता भाई। अगर इतना पैसा मिल रहा है मुझे और मैं चलो सारे गेम स्टार्ट ना भी करूं, और मुझे प्लेयर्स हाइप कर रहे हैं, प्लेयर्स सॉरी फैंस हाइप कर रहे हैं, मीडिया हाइप कर रही है, तो मेरा क्या रीजन है एग्जैक्टली जाने का। तो यही कुछ इनबिल्ट प्रॉब्लम्स है यूनाइटेड के अंदर जो कि इन लोगों को सॉल्व करनी चाहिए। आई होप इनियोस के अंदर ये चीज सॉल्व होती है। बट अभी तक जो नैरेटिव चल रहा था कि यूनाइटेड कुक कर रही है इस बार ट्रांसफर मार्केट में, क्या वो एकदम से थोड़ा सबसाइड कर गया है? अगर ये लोग ऑफलोडिंग्स कर देते हैं तो ऑलमोस्ट डेफिनेट है कि साइनिंग्स आएंगी। तो सब कुछ बस इस पर डिपेंड करते हैं कि लोग कितनी जल्दी ऑफलोड कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफर मार्केट एंड होने में बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं अब, और जैसे जैसे एंड होगी वैसे वैसे उनकी प्राइसेस अब जाएंगी बाकी प्लेयर्स की, क्योंकि डेस्परेट होंगे सारे क्लब्स एंड में खरीदने के लिए, तो फैसा फेंकेंगे। तो जितनी जल्दी ये लोग करते हैं, क्योंकि अगर उगारते ला रहे हो आप और मान लो आपको 100 मिलियन देने पड़ गए, अल्टीमेटली हो गया ओवर रेट, फिर उस पर अनफेयर एक्सपेक्टेशंस आ गई। एंटनी जैसा ही होगा फिर। एंटनी को अगर आप 50 मिलियन में 40 मिलियन में ले आते तो कोई कुछ बोलता ही नहीं, इतनी प्रॉब्लम ही नहीं होती। 100 मिलियन में लाए तो फिर अनफेयर एक्सपेक्टेशंस आएंगी, फिर प्रेशर आएगा प्लेयर के ऊपर, फिर वो अंडर परफॉर्म करेगा, फिर गालियां पड़ेंगी, सब कुछ वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। सो एट द बेस, एट द कोर लेवल अगर आप जाओ, चीजों के अंदर घुस के देखो, तो चीजें स्टार्ट यहां से होंगी कि आपको प्लेयर्स बेचने हैं पहले। जैसे ही बेचेंगे उसके बाद बाकी चीजें खुद ही सॉल्व हो जाएंगी। तो आई होप यूनाइटेड भी थोड़ा जल्दी एक्ट करती है इन सब चीजों पे एंड कुछ ना कुछ करके डील्स लाती है, क्योंकि देन अगेन एज अ फैन अगर जितने क्लब्स कॉम्पीट करेंगे टाइटल के लिए उतना अच्छा है, बेटर है। तो और टाइट होती रहेगी। हाँ, और टाइट होती रहेगी, उतना मजा आएगा। सो ऑन दैट नोट लेट्स फिनिश दिस पॉडकास्ट। एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करिएगा,
अपने जो कमेंट्स हैं, हमारे जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस करे वो सारे शेयर करिए, हम लोग सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। एंड जो नेक्स्ट वीडियो होनी चाहिए वो कौन सी वो होनी आपको चाहिए? यहाँ पे दिख जाएगी भाई, इसको भी देखिए जाकर, और वहाँ पर भी कमेंट करके बताइए कि आपको पॉडकास्ट कैसा लगा।